अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। पाकिस्तान मुख्तलिफ अदवार से गुजरा है, सियासी तौर पे, माशी तौर पे, और हमने एक के बाद एक चैलेंज को फेस किया है। आई डोंट नो वेयर वर यू, लेकिन कुछ वाक़यात हमारी ज़िंदगी में वाकई ऐसे होते हैं जिसको कहते हैं कि अच्छा, जैसे अगर आप अमेरिका में हों, यूरोप में हों, तो आपस में बात की जाती है कि जब JFK को शूट डाउन किया गया था तो आप कहाँ थे, 9/11 हुआ तो आप कहाँ थे। मेरे ख्याल में कल एक ऐसा ही वाक़या हमारे सामने आया है जब हम प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक डेथ सेंटेंस देखते हैं। ख़ुसूसी कोर्ट ने उनको सजाए मौत का हुक्म दिया है। आई थिंक कि एज अ पाकिस्तानी आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग। मुझे पता है कि जो लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बिलीव करते हैं, जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं परवेज़ मुशर्रफ साहब को इस बात का कसूरवार समझते हैं कि उन्होंने आइन को तोड़ा। लेकिन क्या इस बात को, क्या उनके दौरे हुकूमत को सिर्फ इसी तनाजुर में देखना चाहिए, इज़ अ बिग क्वेश्चन। एटलीस्ट आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ और बहुत सारे मिलेनियल्स के लिए कि हमारा पॉलिटिकल शऊर या पॉलिटिकल आगही, जिसको कहते हैं ना, खुद आपने नोटिस करना चीज़ों को तब शुरू किया था जब परवेज़ मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में आए और प्रेसिडेंट बने, एंड ही कंटिन्यू टू बी देयर फॉर 8 years। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दुनिया भर की तरह हमारे यहाँ भी इंटरनेट की सहूलियात आई, बैंकारी खुली, तो माशी तौर पे वी वो ओपनिंग अप टू द वर्ल्ड लाइक नेवर बिफोर। और साथ ही साथ उनके दिए हुए आइडियोलॉजी, उनका दिया हुआ फ़लसफ़ा, आई थिंक परवेज़ मुशर्रफ साहब की लेगेसी में उनके क्रेडिट में जाता है व्हेन पीपल से पाकिस्तान फर्स्ट। और इनलाइटन मॉडरेशन के बारे में आपने सुना, जिसमें आपसी भाईचारे के साथ रहना, और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुश्किल दौर था बिकॉज राइट आफ्टर 9/11 हमने देखा कि अफगान वॉर में पाकिस्तान के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो आप हमारे साथ हैं या नहीं। ये अमेरिका की ख़ास हमारे लिए टोक थी। अब इस पे बहस चली, एक पॉलिटिकल सिनेरियोस पे ये डेवलप हुआ कि पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतों ने, जिन पे इल्ज़ाम था करप्शन का, परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए कहा कि ये हम पे मुसल्लत की हुई जंग है। लेकिन हम इस बात को भूल गए कि ये ऐसा दौर था, उन 8 सालों में तकरीबन 5 साल हमने ऐसे देखे जिसमें हर जुम्मे के रोज़ हमारी मसाजिद में, हमारे इमाम बारगाहों पे, हमारे स्कूल्स में, हमारी वर्किंग प्लेसेस में, हमारी मार्केट्स में हमला होता था, बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, लाखों जानों का, हज़ारों जानों का ज़िया हुआ और ऑपरेशन हमारे लिए नागुज़ीर हो गया। दूसरी तरफ अगर हम ये भी देखें कि इवन पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोलिटिकल फोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इसको फर्स्ट हैंड फील किया। तो कोई भी शख्स अगर इनलाइटनमेंट की, मॉडरेशन की या लेफ्टिस्ट एक पॉलिटिकल एजेंडा की बात करता था, ग्रास रूट लेवल पे ले जाने की बात करता था लीडरशिप को, क्योंकि नाज़िम का निज़ाम वो लेके आए, कई चीज़ों में रद्दो बदल करने की कोशिश की, रिफॉर्म्स की कोशिश की, 8 रिफॉर्म्स का एजेंडा परवेज़ मुशर्रफ साहब का था। आज इस फैसले का आना, एक तरह से तो ये 3 साल से ये केस चल रहा था, लेकिन इस केस में हमने कल अटॉर्नी जनरल साहब के भी रिमार्क्स देखे कि देयर इज़ अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड। इट्स नॉट अबाउट हु इज़ राइट, हु इज़ रॉन्ग। कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना किसी हक में भी, किसी तरह से भी जायज़ नहीं है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अहम बात यह है कि उस पर जो चार्ज लगाई है, जो फैसला आया है, वो हाई ट्रीजन का है। Now that is where the problem begins। एक तो सबसे पहले सजाए मौत अगर आपने किसी को देनी होती है, जो फैसला इस दोराहे पे पहुंचता है, तो जो मुद्दई है, जो मुल्जिम है, उसकी मौजूदगी के बगैर ये फैसला नहीं चलाया जा सकता। कल हमने ISPR की भी जो प्रेस रिलीज देखी, इख्तिलाफ इस बात से है सबसे पहले कि क्या ये फेयर ट्रायल था या नहीं। पाकिस्तान के हर शहरी को, चाहे उस पर कोई भी इल्ज़ाम हो, हम संगीन से संगीन जुर्म करने वाले को भी, यानी वो सजा याफ्ता मुजरिम जिन पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम था, जिन पे सैकड़ों हजारों लोगों को कत्ल करने का इल्जाम होता है, उनको भी फेयर ट्रायल का राइट दिया जाता है, उनकी सुनवाई होती है और उनको इंसाफ या कोई भी फैसला कानून की रोज से सुनाया जाता है। कल जो इख्तिलाफात हमारे सामने आए वो इस बात पे नहीं था, ऐसा लगता है कि शख्सी बुनियादों पे कोई ऐसा धड़ा है जो आपसी कदूरत रखता है शायद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, और इसी तरह उजलत में ये फैसला सुनाया गया। जज साहिबान के जो रिमार्क्स अभी तक सामने आए, क्योंकि अभी तक डिटेल फैसला नहीं आया मेरे सामने, लेकिन कहा यह जा रहा था कि उन्होंने कहा कि जी एक नया मोड़ लेके आ गए हैं आप, अब मजीद एडिशंस की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि बाकायदा अपील करते रहे साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब, ही इज क्रिटिकली इल, वो शदीद अलील हैं और अपने बिस्तर मर्ग से, यानी वहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो जब उनकी तबीयत नासाज है, वहाँ से भी वो ये अपील करते रहे कि उन पे भी उनको फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए।
एक तरफ हम देखते हैं कि हम मिसालें कायम कर रहे हैं इंसानी हमदर्दी की, यानी अगर कोई शख्स अलील है तो उसको बाकायदा एक फ्री वे दिया जा रहा है और कहा जा रहा है आप अपना इलाज कराएं, कहा अब वापस आ जाएं। लेकिन यहाँ पे क्या एग्जाम्पल सेट करने की बात की जा रही है, क्या कोई नज़ीर बनाने की बात की जा रही है कि आइंदा ऐसा ना हो? सबसे बढ़कर ये कल आपके सामने भी ये मुद्दा कानूनी हैसियत से आया होगा कि 18वीं तरमीम के बाद जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट के बाद ये राइट ही मौजूद नहीं है कि इस बात को उठाया जाए, लेकिन इन सब चीज़ों को कतई नज़र करके एक सजाए मौत का फरमान जारी किया गया है कल। इस पे बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस हैं, हम इस पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी आई फील कि अ 2 टाइम वॉर वेटरन, समबडी who at least for my generation represented कि पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा क्या हो सकता है, पाकिस्तान फर्स्ट को लेकर आप कैसे चल सकते हैं, जिनकी स्टेटमेंट्स आज भी जब इंटरनेशनल मीडिया पे होती है, आई हैवंट सीन कहा जाता है, मैं खुद क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे भी गई, जिस ब्रेकफास्ट मीटिंग में या जिन मीटिंग्स में परवेज मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान का मुद्दा बयान करना होता था, उस पे एक जमे गफीर का रश था। इट ऑलवेज यूज्ड टू बी पैक्ड विद पीपल बिकॉज पीपल वांटेड टू हियर व्हाट ही वांटेड टू से। तो पाकिस्तान की इतनी ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेशन करने वाले शख्स को एक सवालिया निशान है इस वक्त हम किस तरह हैंडल कर रहे हैं। खैर जी, इसी हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, उनकी जो सरगर्मियाँ रहीं, जो माइलस्टोन्स रहे, और फिर इस केस के हवाले से भी जो तरतीब हमारे सामने आ रही है। इस वक्त एक गोशा यकीनन ऐसा मौजूद है पाकिस्तानियों का जिसको समझ नहीं आ रहा कि ये फैसला उजलत में है नहीं है। इसकी आईनी हैसियत यानी आइन को तोड़ने वाला मामला एक तरफ, लेकिन हाई ट्रीजन चार्ज करना यानी आपके साबिक सिपा सलार आजम पे गद्दारी का चार्ज लगाना, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके दिलों को तकलीफ देती है। बहरहाल जी, इस रिपोर्ट को देखते हैं और इस मामले में मजीद भी बात करेंगे। खुसूसी अदालत में संगीन गद्दारी केस की समाअत हुई। जस्टिस वकार अहमद सेठ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। प्रोसिक्यूटर अली जिया बाजवा अदालत में पेश हुए। हुकूमत ने संगीन गद्दारी केस में मजीद अफराद को मुल्जिम बनाने की दरख्वास्त की। शौकत अजीज, अब्दुल हमीद डोगर और जाहिद हामिद को मुल्जिम बनाने की इस्तदा की गई। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तमाम मुल्जिमात का ट्रायल एक साथ होना जरूरी है। मुशर्रफ के सहूलतकारों और साथियों को भी मुल्जिम बनाना चाहते हैं। अदालत ने करार दिया कि परवेज मुशर्रफ की शरीक मुल्जिमात की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे चुकी। तरमीम शुदा चार्जशीट देने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी गई थी। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि क्या हुकूमत परवेज मुशर्रफ का ट्रायल ताखीर का शिकार करना चाहती है? आपने मजीद किसी को मुल्जिम बनाना है तो नया मुकदमा दायर कर दें। आज मुकदमा हतमी दलाइल के लिए मुकर्रर था तो नई दरख्वास्तें आ गईं। 3.5 साल बाद ऐसी दरख्वास्त आने का मतलब है कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं। 3 अफराद को मुल्जिम बनाया तो हुकूमत साबिक काबीना और कोर कमांडर्स को भी मुल्जिम बनाने की दरख्वास्त ले आएगी। जस्टिस वकार अहमद सेठ ने कहा कि आप हतमी दलाइल नहीं दे सकते तो रोस्टम से हट जाएं। खुसूसी अदालत के जजेस ने कहा यह अदालत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद है, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के पाबंद नहीं हैं। मुशर्रफ के वकील रजा बशीर ने दलाइल में कहा कि दफा 342 का बयान रिकॉर्ड करने के हवाले से दरख्वास्त दायर की है। परवेज मुशर्रफ को फेयर ट्रायल का हक मिलना जरूरी है। जस्टिस नजर अकबर ने कहा कि परवेज मुशर्रफ 6 मरतबा 342 का बयान रिकॉर्ड कराने का मौका जाया कर चुके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट 342 के बयान का हक खत्म कर चुकी है। केस में इस्तिगासा और मुशर्रफ के वकील दोनों ही मुल्जिम का दिफा कर रहे हैं। जी, आप देख सकते हैं कि किस तरह फेयर ट्रायल की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे मेरे नज़दीक सबसे अहम पॉइंट ये है कि हम क्या मिसाल क्रिएट कर रहे हैं। आज़ाद अदलिया यकीनन हमारे मुल्क की एक प्राइड है, पर एट द सेम टाइम लुक एट द हेडलाइंस वी आर मेकिंग। ऐसा लगता है कि इदारों की टकराव की सी सूरत हाल है और ये यकीनन हुकूमत मेरे ख्याल में तमाम चीज़ें छोड़कर इस बात पर अभी फोकस हुई है कि टकराव की सूरत हाल ना हो। कल ISPR का भी आपने बयान देखा कि मुफाहमत से काम लेने की कोशिश की जा रही है। अदलिया का जो फैसला है वो सर आंखों पे, लेकिन एट द सेम टाइम फेयर ट्रायल का हक सबके पास होना चाहिए। मुद्दत का ख़त्म हो जाना या एक ऐसे शख्स का जिसने 40 साल मुल्क कौम की खिदमत की है, उनको क्या एक फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए? अदलिया के आनन फानन जितने इस वक्त फैसले आए हैं उस पर जो दुनिया की हेडलाइंस बन रही हैं, एक तरह से एक धड़ा दुनिया का यकीनन ऐसा मौजूद है जो समझता है कि पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी नहीं होती और वो अपने फॉर वट एवर रीजन्स पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ एक अपना एक नजरिया रखती हैं। आप एक के बाद एक, पहले एक्सटेंशन और रीअपॉइंटमेंट का मामला, फिर ये मामला,
क्या इसको कोई नज़ीर बनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या मुतहरिकात हो सकते हैं और इसके क्या असरात मुरतब होंगे। आई थिंक विद वेरी मच बीइंग सेंसिटिव टू द मैटर, इन चीज़ों को देखना, इनको परखना, क्योंकि ये इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में ये सवाल ज़रूर है कि क्या हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, किस सिमत में हम गुजर रहे हैं। 2008 के इलेक्शंस के बाद भी इन्हीं तरामीम को, इन हुकूमत साजी के मामलात को, इन कानून साजी के मामलात को सबसे ज़्यादा फोकियत दी गई। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद आज जो मौज़ूआत हम प्रोविंशियल हुकूमतों तक लेके गए, जो बाकी काम हुए, उसके समरात क्या क्या हम ले पा रहे हैं, किस चीज़ की, किस डायरेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। आपने एक तरह से हुकूमत को भी अपसेट कर दिया कि राइट नाउ फोकस्ड ऑन इज़ कि दोनों इदारों का आपस में टकराव ना हो और मुल्क में अमन और सलामती की, प्रॉस्पेरिटी का जो मोमेंटम बना है वो बना रहे। सो ये बहुत ही एक अहम मैच है और मेरे ख्याल में दिन भर में जो इस पर डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज आपको ये भी बताएं कि आज पूरी दुनिया में रेफ्यूजीज़ का दिन मनाया जाता है और ये भी बड़ा अहम है, क्योंकि हम देख सकते हैं भारत में क्या हो रहा है। भारत के इस वक्त 6 स्टेट्स में आग लगी भी है और ये कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ पे दंगे हो रहे हैं। मुख्तलिफ जामिया मिलिया ने, जिस तरह आपने देखा कि उनके स्टूडेंट्स ने निकल के दिल्ली गेट के बाहर इस पर पुरजोर एहतजाज किया। लोग कह रहे हैं, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए कि जो बॉलीवुड के खान, जो रियल हीरो समझे जाते हैं उनकी सोसाइटी में, वो इस वक्त इस मामले पे चुप सादे बैठे हैं। दे आर नॉट इवन सेइंग अ सिंगल वर्ड, जबकि वो देख सकते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो सरापा एहतजाज हैं। मुसलमान कम्यूनिटी के लिए ये मामला बहुत दिल के उनके करीब है और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो पॉपुलर कल्चर में आइकॉनिक वैल्यू रखते हैं, जिनके कहे का बहुत इम्पैक्ट है, इस वक्त चुप सादे बैठे हैं। दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि जामिया मिलिया के जो स्टूडेंट्स एहतजाज करने के लिए बाहर निकले थे, उन पे जो तशद्दुद किया गया, जिस तरह उनको मारा पीटा गया, उस पे एक इंडिया ने कमेटी बना दी है कि जिसकी तहकीकात होंगी। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक 6 मुख्तलिफ स्टेट्स में हम आपको बताते चलें कि इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल किया हुआ है, कंप्लीट ब्लॉकेज लगाया हुआ है। जिस तरह की सूरत हाल कश्मीर में है, उसी तरह की सूरत हाल बाकी मुसलमान कम्यूनिटी के सेंटिमेंट्स में भी फील की जा सकती है। इसी हवाले से आज अगर हम देखें, जनीवा में इमरान खान साहब ने, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इस बात का खदशा, इस बात का अलार्म लोगों को दिया है कि अगर ऐसी ही सूरत हाल रही, इसी तरह मुसलमान कम्यूनिटी को अगर भारत दीवार से लगाता रहा, तो पाकिस्तान को खदशा है कि बहुत सारे तारकीन वतन भारत से हो सकता है पाकिस्तान की तरफ या दुनिया के दूसरे ममालिक की तरफ कूच करें, क्योंकि उनके लिए रहना, उनके इंसानी हुकूक को सल्ब करना नागुज़ीर बना रहा है उनकी ज़िंदगी को। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अर्दोगान साहब ने, टर्किश लीडरशिप ने भी इस बात की तरफ इशारा दिया है कि दुनिया को सीरिया के तेल की ज़्यादा फिक्र है बजाय इसके कि वहाँ के जो बच्चों के साथ सूरत हाल हो रही है, वहाँ की अवाम जिस तरह के मसाइल पेश कर रही है। तो अभी तो ये वॉर, लॉ एंड ऑर्डर और ह्यूमन राइट्स का मामला है। जहाँ जहाँ जो कम्युनिटी परसिक्यूटेड फील करती है वो उस जगह को छोड़ने की बात करती है। बर्मा में हमने देखा कि रोहिंग्या मुसलमानों को किस तरह एक तरह से एथनिक क्लेंजिंग के एक दौर से वो गुजरती है जिस पर दुनिया खामोश है। लेकिन जी ये रेफ्यूजीज जब दूसरी जगह पहुँचते हैं, इनका गम, इनका गुस्सा, यानी आप एक अच्छी भली सेटल लाइफ गुजार रहे हैं, हो सकता है आप यू हैड अपॉर्चुनिटीज़, यू हैड ड्रीम्स, यू हैड अ लाइवलीहुड, आपका घर था, कारोबार था, आपके पास छोटी बहुत जायदाद मौजूद थी, और उस सबको छोड़कर कहीं और जगह अपरूट करके अपने आप को पहुंचाना और फ्रॉम स्क्रैच शुरू करना और अपने आप को ये फील करना कि अब आप एक बेगिंग पोजीशन में आ गए हैं। सर्टनली अल्लाह ताला हम में से हर एक को इस आजमाइश से बचाए। लेकिन आपको ये बात भी बताते चलें, यही इंसानी हमदर्दी, दर्दमंदी रखते हुए पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के उन ममालिक के सफ़े अव्वल के मुल्क में शामिल होता है जो तारकीन वतन और रेफ्यूजीज़ को पनाह दिए हुए हैं। इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। उसके लिए हमने ये भी देखा कि इस दफ़ा की हुकूमत ने जो रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान मौजूद हैं, खुसूसन अफगान रेफ्यूजीज, उनको भी एक खास लिमिट तक बैंक अकाउंट होल्ड करने की और एक तरह से फाइनेंशियल एम्बेड में लाने की इजाजत दी है। इसमें और क्या कुछ है इस रिपोर्ट में हम जानते हैं। दुनिया भर में आज तारिकीन वतन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 2 अरब से ज्यादा अफराद तारिक वतन की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे हैं। तारिकीन वतन का आलमी दिन मनाने का मकसद बैनुल अक़वामी सतह पर तारिकीन वतन की खिदमत और हुकूक से मुतालिक शऊर उजागर करना और आलमी सतह पर तारिकीन वतन को दरपेश मसाइल का अजाला करना है। इस दिन को मनाने की इब्तिदा फिलिपाइनी व दीगर एशियाई ममालिक से ताल्लुक रखने वाले तारिकीन वतन की तंजीमों ने 1997 में की, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 4 दिसंबर सन 2000 में एक करारदाद के जरिए हर साल ये दिन मनाने की मंजूरी दी।
जी, आप देख सकते हैं दिल्ली से लेकर बंगाल तक शहर शहर एहतजाज और यकीनन एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। क्या मोदी सरकार यही चाहती है? क्या वो चाहती है कि जो मुसलमान कम्युनिटी भारत में मौजूद है वो वतन तर्क कर दे, भारत से निकल जाए, या ये जो नंबर्स हैं जो हम कहते हैं कि भारत में अक़लियतों का जो पॉपुलेशन वाइज नंबर बताया जाता है वो 45 बिलियन यानी तकरीबन 4.5 करोड़ लोग अक़लियतों में शुमार करके वहाँ पे रहते हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है और इसके लिए क्या दुनिया कोई इम्पैक्ट लेगी, कोई कदम उठाएगी, इज येट टू बी सीन। लेकिन एक नज़र डालते हैं आज वर्ल्ड राउंड अप पे, जानते हैं दुनिया में और कुछ क्या हो रहा है। जी, कहीं रंगों का, खुशबुओं का समा है, बिकॉज जाहिर सी बात है ये लाइट फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं, क्रिसमस मार्केट सजी हुई हैं, लेकिन ये बात सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई ये जो फ़र्क है अमीर और गरीब का, जालिम और मजलूम का, ये खुशियों में भी ऐसा लगता है कि कदगन लगा देता है। एक वर्ल्ड कम्युनिटी है जहाँ पे आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा है, सब्जा है, द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, लेकिन हमारे लिए अभी बहुत सारी कठिनाई है, मुश्किल है, चैलेंजेस हैं। आपको ये भी बताते चलें कि अभी हाल ही में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें ये कहा गया कि वेस्ट की अगर बात की जाए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा, अमेरिका और दूसरे कुछ ममालिक शामिल हैं, सिंगापुर वगैरह, उनको कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी है। आज हम तारकीन वतन की जब बात कर रहे थे, इन ममालिक में रसाई, यहाँ तक जाना पहुँचना बहुत मुश्किल है, और अब जैसे जैसे दुनिया का माहौल बदल रहा है, माहौलियाती तब्दीली आ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, या फिर जो ऐसा लगता है कि पहले एक वक्त में ये ममालिक अपने सुप्रीमेसी, अपनी कलोनियलिज्म को दुनिया पे जाहिर करने के लिए काबिज होना चाहते थे इन लैंड्स पे, अभी भी कब्जा उसी तरह से है, क्योंकि दुनिया की ज़्यादातर दौलत इन्हीं ममालिक के पास है, हालांकि इनके पॉपुलेशन वाइज तनासब बहुत कम है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को ज़रा धक्का देकर चाहते हैं कि चैलेंजेस इनसे दूर रहें और मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे और ख़ास तौर पर परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ आने वाले फैसले पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पूरे पाकिस्तान की निगाहें मरकूज़ होती हैं हर आवर जब न्यूज़ आती है, तो ऐसा लगता है हमारी न्यूज़ कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। पहले ये बात की जाती थी कि दुनिया भर में अगर देखा जाए तो दुनिया भर के व्यूअर्स एंटरटेनमेंट को ज़्यादा पसंद करते हैं, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में करंट अफेयर्स, न्यूज़, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेलीविज़न मीडियम्स हैं। बहरहाल जी, जब हमारा काम ही ये हो तो हमें तो बहुत मज़ा आता है, ऑफकोर्स एक एक लम्हे पर नज़र रखना, चीज़ों की डेवलपमेंट देखना, आप तक एनालिसिस पहुँचाना, लेटेस्ट न्यूज़, दैट्स द फील्ड ऑफ वर्क वी आर इन। लेकिन जिन लोगों का ये काम नहीं है, क्या आपको लगता है कि न्यूज़ देखने की वजह से आपका वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो जाता है? जो काम आप करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, सोचने लग जाते हैं पता नहीं कल कारोबारी सूरत हाल किस तरह बदले। मैं कुछ लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा इसका डायरेक्टली असर पड़ता है जब अनसर्टनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी आती है या कोई ऐसा फैसला आता है, इसका आप एक इम्पैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी देख सकते हैं, बाकी जगहों पर भी देख सकते हैं। कारोबारी सरगर्मियां एक मिनट के लिए ज़रा सूरत हाल को गेज करने के लिए रुक जाती हैं। ये बड़ा एक अहम पहलू होता है, और इसके अलावा हमारी डे टू डे लाइफ कैसे इम्पैक्ट होती है, इस पर बात करेंगे। आज हमारा 10 o'clock का सब्जेक्ट यही है, वर्क लाइफ इंटीग्रेशन, किस तरह काम को और जिंदगी की बाकी मसरूफियात को एक बैलेंस के साथ लेके चलें। अभी बढ़ते हैं जी आज इन फोकस की तरफ। लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द टॉप स्टोरीज ऑफ द डे। जी जनाब, ये बड़ा अहम नुक्ता है जो अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब ने उठाया कि कोर्ट्स यानी अदलिया आज़ाद हैं, लेकिन आज़ादी का ये मतलब नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन के खिलाफ फैसले दिया जाए या उसकी मद से बाहर के फैसले दिए जाए। डिविएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यही है। अब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं द फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब इरफान कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो कल बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, कमेंट है जो अभी हमने सुनवाया भी अपने व्यूअर्स को कि डिविएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये रद्द अमल है प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल का टुवर्ड्स दिस डिसीजन। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जी, मैंने तो बहुत साल पहले एज अटॉर्नी जनरल इसके अपने व्यूज एक्सप्रेस किए थे कोर्ट में। जी। और मैंने कोर्ट को दो टोक अल्फाज में कहा था कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं फाइल होनी चाहिए हाई ट्रीजन एक्ट के नीचे। उन्होंने कोई हाई ट्रीजन नहीं कमिट किया, और मैंने उसकी डिटेल वजूहात कोर्ट में बताई थी। जी।
और जब वो उन वजूहात का कोर्ट को महसूस हुआ कि कोर्ट के पास कोई जवाब नहीं है, तो उन्होंने वो केस जो है अल्तवा में डाल दिया और कोर्ट इस इंतजार में रहा कि इरफान कादर जो अटॉर्नी जनरल था उस वक्त का कब इनका टेन्योर खत्म होता है, इनका पीरियड कब खत्म होता है जी। तो जब वो हमारा जब पीरियड खत्म हुआ, जब नए अटॉर्नी जनरल साहब आए तो वो उन्हीं के मसलक के थे जिस मसलक की अदालत थी उस जमाने की जी। और उन्होंने फिर जो चाहा उसी तरह के ऑर्डर्स उनसे करवाए, उसी तरह के कंसेशन कंसीडिंग स्टेटमेंट्स ली और अहकामात जारी कर दिए कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान हाई ट्रीजन का केस जो है वो लॉन्च करे, इनिशिएट करे स्पेशल कोर्ट पे जी। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये सब कुछ बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि ये मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ पिछले 24 घंटे में कि इसका तरीकाकार ये होता है कि हाई ट्रीजन एक्ट में वफाक पाकिस्तान जो है उसको ये इख्तियार है कि वो प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करे। ये इख्तियार अदालत को नहीं है, अदालत को सिर्फ एडजुडिकेशन का इख्तियार है और यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे ऐसे कन्वेंशन है जिसमें कि प्रोसिक्यूशन इंडिपेंडेंट है इन्वेस्टिगेशन से और एडजुडिकेशन से। ये तीन अलग-अलग ये टीयर्स हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के, ये जो केसेस के, और ये इन्होंने सारा मिला के जिन्होंने एडजुडिकेट इवेंचुअली करना उन्होंने पहले ही अगर वो इन्वेस्टिगेटर बन जाए तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा, यही निकलेगा जो अब निकला है, क्योंकि ये जो बेचारे जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला किया स्पेशल कोर्ट के जी, इन्होंने इसको यही समझा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दे दिए हैं लिहाजा अब हमने फैसला जल्दी से करना है। हालांकि जो भी ट्रायल कोर्ट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और किसी ट्रायल कोर्ट को फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप इतने दिन में फैसला करें। सर पिक एंड चूज क्यों नजर आ रहा है? इसमें दो तीन चीजें बड़ी सामने आई हैं जिसको बार बार मेरे ख्याल में मीडिया भी हाईलाइट कर रहा है। एक तो जो दरखास्त दोबारा दी गई प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि इसमें मजीद मुल्जिमान को शामिल किया जाए, उसको भी रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा नहीं जी उसकी विंडो अब खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ अनवर मंसूर साहब ने भी इसका इशारा दिया कि ट्रायल इन एब्सेंशिया, यानी खुद वो मौजूद नहीं है यहाँ पे, ना कमरा अदालत में आ सकते हैं, उनको अपने दिफा का मौका नहीं दिया जा रहा। इतनी उजलत की वजह आपके ख्याल में क्या है? जी ये देखें, अब आप देखिए कि इन्होंने जो फैसला किया है जी, वो तो एक क्रिमिनल केस में एक एक्सट्रीम डेथ पेनल्टी आप दे रहे हैं किसी को जी, और अभी आपने मुकम्मल फैसला नहीं लिखा। सही। अभी आपने सिर्फ उसका शॉर्ट ऑर्डर लिखा है और आपने जल्दी से अनाउंस कर दिया भाई आपको चाहिए था 48 आवर्स इंतजार कर लेते। सही। अब जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है तो हुकूमत में भी अगर आप देखें तो जो कंसिस्टेंसी की जरूरत है वो नहीं है, क्योंकि वो जिन लोगों के नाम शामिल करने जा रहे हैं इनको फैक्ट्स का पता ही नहीं है। उन लोगों ने कोई ट्रीजन कमिट नहीं किया, उन्होंने भी नहीं कमिट किया। सही। अब अगर जनरल मुशर्रफ को बचाने के लिए आप बेगुनाह लोगों को बीच में इन्वॉल्व कर देंगे तो ये भी तो कोई तरीका नहीं है। सर हाई ट्रीजन का मामला आया कैसे? जैसे आप खुद कह रहे हैं कि आपने तो बड़ा तफसीली कोर्ट को आगाह किया था कि हाई ट्रीजन का केस बनता ही नहीं है, तो व्हाई एंड हाउ डिड इट वेंट इनटू ये गया किस तरह है इस तरफ को? देखें, ना सिर्फ के उन लोगों ने जिनको ये शामिल कराना चाह रही है हुकूमत हाई ट्रीजन में, उन्होंने भी ट्रीजन नहीं किया, जनरल मुशर्रफ ने भी ट्रीजन नहीं किया, और हुकूमत को क्लियर हेडेड होके ये सारा मैटर जो है कोर्ट को दरखास्त देनी चाहिए थी कि हम वापस लेते हैं, हुकूमत को विड्रॉ करनी चाहिए थी ये दरखास्त। सही। ये इन्होंने क्यों नहीं विड्रॉ की? मुझे हैरानगी हो रही है, इतना अहम केस था, एक गलत केस एक सारा कायम हो गया था, ये मौका था हुकूमत विड्रॉ करती, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अटॉर्नी जनरल साहब को अब सारी बात की समझ आ गई है और उन्होंने अब सही मौकफ लिया है और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये इस तरह से ये केस नहीं बनता, और अब तो अटॉर्नी जनरल साहब ने यहाँ तक कहा कि ये वर्ड अब इनिशियो है। तो ये एक खुशाइन बात है कि अब अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो कानून को सही पैराए में समझे है। लोगों का ख्याल है जैसे कि ये किसी के प्रेशर के तहत किया जा रहा है, प्रेशर के तहत नहीं किया जा रहा, इसको हमें लीगली एड्रेस करना चाहिए, इसको हमें फैक्चुअल प्लेन पे एड्रेस। इरफान साहब, इस वक्त देखें हम बात करते हैं अदलिया के आज़ाद होने की, बट अनफॉर्चुनेटली जिस नहज पे अब हम पहुंच चुके हैं, जैसे आपने खुद कहा कि अब कई इसकी जो गिरें हैं वो खुली हैं, कानून का सही रास्ता लिया जा रहा है, अटॉर्नी जनरल साहब का बयान हमारे सामने है, लेकिन आपको लगता है कि अब ये फैसला पोलिटिसाइज हो जाएगा? क्योंकि हमारे सामने कई सियासी धड़े हैं पाकिस्तान के जो बड़ी खुशियां मना रहे हैं, जो बहुत खुश हैं इस डिसीजन से, और उनको लग रहा है कि कोई नज़ीर बनाया
बनाई जा रही है, आइंदा कभी कोई आमिर पाकिस्तान का आइन नहीं तोड़ पाएगा। अब ये उस जुमरे में बात चली जाती है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कानूनी अब हमारे पास क्या रास्ते मौजूद हैं, किस तरह अब इसको केस को लड़ा जाएगा, अपील की, यानी मुशर्रफ साहब के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए, मुशर्रफ साहब के पास तो ऑब्वियसली वो इन अपील जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। उसके अलावा हुकूमत ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया है। और आपने ये बड़ा सही कहा है कि इस फैसले को तो ऑलरेडी लोग ये समझ रहे हैं कि ये पॉलिटिसाइज हो चुका है। सही। लेकिन असल में ये पॉलिटिशियंस जो है वो भी अपने फायदे में जो स्टेटमेंट्स है इस वक्त वो दे रहे हैं, लेकिन कता नजर के पॉलिटिक्स क्या है क्या नहीं है। हकीकत मैं आपको बता देता हूँ सारे केस की ये है कि इस वक्त चंद लोग लीगल फ्रेटर्निटी के जी वो इस वक्त सबकत हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान के दूसरे इदारों के ऊपर, और वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन को इस कदर स्ट्रेच करना चाहते हैं। जैसे आपने अभी बात की थी कि ये अदलिया आजाद तो लग रही है, लेकिन मजीद बात आप उसको कुछ करना चाह रही थी, तो मैं उसको मुकम्मल कर दूं आपकी इजाजत से। जी जी। कि अदलिया आजाद तो जरूर है, लेकिन अदलिया अनफॉर्चुनेटली मादर पितर आजाद हो गई है। तो मादर पितर आजाद अब तब होते हैं जबकि आप कानून की लिमिट्स जो है उनको भी फुलान गए। हालांकि अदलिया का कोई भी जज जो है वो एक किस्म का उसने जंजीरें पहनी होती हैं कानून की, वो कानून की जंजीरों से जकड़ से नहीं निकल सकता। लेकिन ये जो अदलिया है इन्होंने इस किस्म के फैसले दिए हैं कि अब इनके लिए कोई लिमिट्स नहीं रह गई। अब ये किसी को भी आइंदा आने वाले फिर एक लीड क्वेश्चन मेरे व्यूअर्स को और मुझे समझने के लिए आप ये थोड़ा सा वाजे करें कि जब हम कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव या दूसरे धड़े और दूसरे प्रोफेशंस पाकिस्तान में अगर उनका एहतसाब होता है तो हम जाहिर सी बात है अदलिया का दरवाजा खटखटाते हैं, उनसे कहते हैं कि केस चलाइए, इसको इंसाफ की रूह से, कानून की रूह से देखिए। जिस पर्टिकुलर सेगमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं जो अनफॉर्चुनेटली डिविएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जा रहा है, जिस तरह के अटॉर्नी जनरल, द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल हैज आल्सो पॉइंटेड आउट, तो फिर इसको इस पे चेक एंड बैलेंस रखने का क्या तरीका हमारे पास मौजूद है बहैसियत एक रियासत के? इस पे बहुत अच्छा तरीका हमारे पास मौजूद है, और वो ये मौजूद है कि ये पर्टिकुलर केस जिस तरीके से ये इनिशिएट हुआ है जी, वो जो जजेस हैं जिन्होंने इनिशिएट किया है उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारे फैक्ट्स इकट्ठे करके हम अगर ये एस्टैब्लिश कर दें कि उन तमाम जजेस की न सिर्फ के इनके फैसले जो थे गलत थे, बल्कि उनका जो फैसला जो बुनियाद बना था जनरल मुशर्रफ को रिजर्व पर डिक्लेयर करने के लिए, वो फैसला बजाते खुद एक न सिर्फ के गलत फैसला था, बल्कि उसके बारे में मेरे तो बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि इस ट्रायल में लाए जाने चाहिए। साहब, लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल और कठिन रास्ता होगा, जिस तरह अभी हम कह रहे हैं कि ये फैसला ऑलरेडी पॉलिटिसाइज हो चुका है। लोग इस बात से एक तरह से खौफ खा रहे हैं कि इदारों का आपस में टकराव ना हो जाए। फिर इसमें जैसे आपने कहा कि कुछ लोग अपनी सियासत भी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये रास्ता लेना क्या मुमलिकत पाकिस्तान के लिए आसान होगा? देखिए, मुमलिकत पाकिस्तान में हर वो रास्ता हमने लेना है जो सच की तरफ हमें ले जाए, बेशक जहाँ सच छुपाया जा रहा हो। और ये जो मेरा ख्याल है ये कुछ 2-4 घंटे की बात है, हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये कोई इशू ही नहीं है, ये बड़ा आसान है। देखें, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जो है, आप जानती हैं उनकी बहाली कैसे हुई थी। उनकी बहाली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुई थी, और जब वो बहाल हुए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो उस वक्त एक ऑर्डर उनके खिलाफ आ चुका था, और जनरल मुशर्रफ का ये जो इक़दाम है उसको सुप्रीम कोर्ट ही अपहोल्ड कर चुकी थी। तो उस इक़दाम के होते हुए ये इनकी बहाली हो ही नहीं सकती थी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। इनकी बहाली या तो लेजिस्लेशन के जरिए हो सकती थी। लेजिस्लेशन दो तरह से होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है, और दूसरा कोई लॉ आता है, कोई स्टैट्यूट जो है वो नेशनल असेंबली जो इनेक्ट करती है। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने का, तफसीली आपसे गुफ्तगू रही। मुश्किल फैसले करने का वक्त आज हमें सच की तरफ गामजन करे, कतई ताल्लुक इससे कि हमारे अपने क्या सेंटिमेंट्स हैं इसके बारे में शख्सी बुनियादों पर आप किसी को नज़ीर नहीं बना सकते, खासतौर पर उस शख्स को जिसने 40 साल अगर मुल्क और कौम की खिदमत की है, 2 जंगें लड़ी हैं, सदर मुमलिकत रह चुके हैं। आप व्हेन यू टेक अवे द लॉरल्स फ्रॉम अ पर्सन लाइक दैट, आप सिर्फ उनको डिमोरलाइज नहीं करते, आप पूरी कौम को डिमोरलाइज करते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि हक और सच का साथ आप नहीं देते। इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, देखेंगे कि आगे क्या डेवलपमेंट होती है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
जी जनाब, बहुत ही स्ट्रिक्ट और इंटेंस हमारी मॉर्निंग अभी तक रही है, बिकॉज कल के आने वाले फैसले पे गुफ्तगू हो रही थी और टॉप हेडलाइंस पे भी। लेकिन अब चलते हैं ज़रा गुड न्यूज़ की तरफ और मिलो पाकिस्तान से मैं आपकी मुलाकात कराते हैं एक गोल्ड मेडलिस्ट, एक चैंपियन रेसलर से। सबसे पहले उनके बारे में एक रिपोर्ट। पाकिस्तानी पहलवान इनाम भट्ट साउथ एशियन गेम्स में छा गए। इनाम भट्ट ने ऐसे दाव पेश लगाए कि मुखालफीन उठ ना पाए। पाकिस्तानी पहलवान ने 92 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में नेपाली पहलवान सुमित कुमार को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। इनाम भट्ट इस वक्त पाकिस्तान के सबसे कामयाब पहलवान हैं, जो कई बैनुल अक़वामी मुकाबलों में तलाई तमगे भी जीत चुके हैं। जी जनाब, पाकिस्तान के सबसे कामयाब रेसलर हमारे साथ अब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो इनाम भट्ट, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आपको साउथ एशियन गेम्स में हमारे मुल्क का नाम रोशन करने के लिए और हमारा सर फख्र से बुलंद करने के लिए। सबसे पहले क्योंकि आपका एक्सपीरियंस तो बहुत सारे इवेंट्स का रहा है जिसमें आपने कई मेडल्स जीते हैं, इस इवेंट के बारे में हमें कुछ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउथ एशियन गेम्स जो कि नेपाल में हो रही थी 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, हाँ जी। तो वहाँ पर पूरे पाकिस्तान का कॉन्टिजेंट गया हुआ था और रेसलिंग की टीम जो कि 7 खिलाड़ियों पर मबनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 गोल्ड मेडल और 4 सिल्वर मेडल लिए, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। तमाम खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले। जहाँ तक मेरा सवाल है तो 92 kg में मैंने पाकिस्तान के लिए पार्टिसिपेट किया और इसके बाद दीगरे 3 मुकाबले मैंने हराए। क्वार्टर फाइनल मैंने बांग्लादेश के खिलाड़ी को 10-0 से हराया। सेमीफाइनल श्रीलंकन हरीफ को मैंने 10-0 से हराया और फाइनल का मुकाबला नेपाल के खिलाड़ी के साथ था, जो कि लोकल बड़ा अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी, तो बड़ा अच्छा मुकाबला उनके साथ चला। पहला राउंड वो नेपाली खिलाड़ी जो है वो लीड में थे, 3-5 से उनकी लीड जा रही थी और जब 30 सेकंड का हमारा रेस्ट का टाइम आया तो हमारे सेक्रेटरी जो भी सत्तार साहब और जो हमारे कोच सोहेल रशीद साहब, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप डबल पट जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल करें। कोचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नाम, थैंक यू वेरी मच फॉर अपडेटिंग अस ऑन दैट। लेकिन मुझे ये बताइए, आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि कई यंग एथलीट्स आपको एज अ रोल मॉडल देखते हैं, तो थोड़ा सा अपने फिटनेस रूटीन के बारे में भी बताइए। आपका क्या स्केड्यूल होता है, डाइट कैसी होती है, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन बनने के लिए, गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए ट्रेनिंग किस तरह करनी पड़ती है, उसके बारे में बताएं। हाँ जी बिल्कुल। किसी भी इवेंट में खेलने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए खिलाई पिलाई का बहुत ज्यादा किरदार है, ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा किरदार होता है, क्योंकि एक आम खिलाड़ी से ज्यादा जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो आम लोगों से ज्यादा आपने एक्सरसाइज करना होती है, तो उसलिए फिर आपको ना खाना पीना भी जरूरी होता है। तो जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो तकरीबन 7 से 8 घंटे डेली हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें 2 घंटे मॉर्निंग का सेशन होता है, 2 से 2.5 घंटे हम मैट ट्रेनिंग करते हैं और 2 से 2.5 घंटे हम जिम ट्रेनिंग करते हैं। तो इस तरह 7 से 8 घंटे जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो फिर डाइट भी बड़ी अच्छी हमें चाहिए होती है। हम एग्स का इस्तेमाल करते हैं, चिकन का इस्तेमाल करते हैं। हाई प्रोटीन डाइट आपके साथ इतने घंटों की रोजाना की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब इस मैच में जा रहे थे, एक आपकी माशाल्लाह साख बनी हुई है, ऑलरेडी एक नाम है और ये मैच भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जहन में क्या ख्यालात थे जब इस मैच के लिए रिंग में उतरे आप? देखिए जी, रेसलिंग वो वाहद गेम है कि जिसमें आपके पास चांस नहीं होता। हाँ। अगर कोई मुकाबला आप हार गए हैं तो फिर आप नॉकआउट हो जाते हैं। मतलब अगर आपने अपने मुल्क के लिए खेलना है तो फिर गोल्ड मेडल से नीचे बात नहीं बनती। तो इसलिए फिर जितने भी हमें मुकाबले खेलने पड़ते हैं वो हम आखिरी समझ के खेलते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए खेलना है, परचम बुलंद करना है, तो फिर हम किसी को भी आसान नहीं ले सकते। तो प्रेशर डेफिनेटली प्रेशर होता है, लेकिन मैं प्रेशर नहीं फील करता। मैं इस सिचुएशन को बड़ा इसका अपना एक थ्रिल है। आई थिंक जिस तरह बहुत मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली ने कहा था कि रिंग में तो आपकी परफॉर्मेंस होती है, द रियल चैंपियंस आर क्रिएटेड इन द जिम्स वेयर दे आर प्रैक्टिसिंग, और जब काम कर रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनाम हमारे साथ मौजूद होने के लिए। यकीनन आपकी कामयाबी से मुख्तलिफ जो एथलीट्स हैं उनको भी हौसला मिलता है और हमें भी ये उम्मीद होती है कि इसी तरह वक्तन फवक्तन हम ऐसी अच्छी खबर सुनते रहेंगे, हमारे एथलीट्स मुल्क का और कौम का नाम इसी तरह रोशन करते रहेंगे। अब बढ़ते हैं जी हम एक ब्रेक की तरफ। वापस जब आएंगे, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है वर्क लाइफ इंटीग्रेशन के बारे में। पहले बैलेंस की बात की जाती थी, अब क्योंकि ये
बाउंड्रीज इतनी ब्लर हो चुकी हैं, तो साथ में लेके चलना है काम को भी, अपने मशगलों को भी, अपनी हॉबीज़ को भी, और वो चीज़ें जो आपको ज़िंदा रहने का एक तरह से हौसला देती हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. एंड वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. और मैं हमेशा ब्रेक पे जब हम गए हुए होते हैं और उससे पहले ना बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस, बड़ा हंगामा होता है. कभी मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को जो ना ये बैक स्टेज ऑफ आज पाकिस्तान, इसको मैं लाइव करूँगी कभी अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे. आप देखिएगा ये जितने हम तहम्मुल से बैठे होते हैं ना ब्रेक में, यहाँ पे क्या हंगामा हो रहा होता है. तो उसमें इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस, कभी यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, कभी स्टूडियो में देख रहे हैं, कभी PCR से आपकी बात हो रही है. वो लिटरली ऐसा लगता है वो कई एपोक्लिप्टिक मूवीज़ नहीं होती जिसमें सब कुछ खत्म हो जाता है और एक टुनटुना कोई रेडियो पड़ा होता है जिसको अलग अलग सिग्नल्स आ रही होती हैं. मुझे कुछ अपने आप उससे रिलेट करता हुआ लगता है. मैं वॉली बन जाती हूँ यहाँ पे. बट नॉनदलेस आज जो हमारी गुफ्तगू है वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे हम बात करना चाहते हैं, वर्क लाइफ इंटीग्रेशन. बट बिफोर आई इंट्रोड्यूस माई सब्जेक्ट, आई वॉन्ट टू से कि हमारे यहाँ बड़ी दोहरी राय हमें मिलती है सोशल मीडिया के बारे में. पीपल से कि जी एक तूफ़ान है, बदतमीज़ी है. उमैर अलवी साहब आए हुए थे लास्ट टाइम, द फिल्म क्रिटिक. उन्होंने कहा जी मैं ट्विटर पर जाता ही नहीं हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि ट्विटर पे सिर्फ लोग बदतमीजी कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं. बट देयर आर पीपल who've been able to find a good manifestation of their ethos in life, जो उनका अपना एक नज़रिया है ज़िंदगी के लिए, या if they want to reach out to people, to the community, और उसकी पॉजिटिविटी को उजागर करना चाहते हैं. ऐसे भी लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है and they've been very successful. Two of my guests today have their online social media avatars and it has really helped in taking their message forward, जिसमें हो सकता है वो पाकिस्तानी कंटेंट की बात करें, पाकिस्तानी सेलेब्स की बात करें, पर्सनल लाइफ, माइंडफुलनेस, हाउ टू make yourselves more effective human beings, all that linked to the subject that we have. और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि इनकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एक मस्बत एंड फुलफिलिंग होलसम फैमिली लाइफ भी है. तो मैंने सोचा कि बेहतरीन इनसे सवाल ये बनता है कि हाउ डू दे मैनेज. इनको क्या अल्लाह मियां ने दिन में 32 घंटे दिए हैं, ये कैसे कर पाते हैं, हम और आप इनसे क्या सीख सकते हैं. सो आवर टॉपिक टुडे इज़ वर्क लाइफ इंटीग्रेशन. पब्लिक से भी हमने बात की है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में सुनवाती हूँ. सबसे पहले हमारे मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करूँ. हमारे साथ मौजूद है राबिया मुगनी. शी इज़ phenomenal when it comes to the things that she's doing. She's the editor and the founder of Fuchsia magazine, जो आप जानते हैं ऑनलाइन मैगजीन बहुत पॉपुलर है. आपका डेली डोज ऑफ सेलिब्रिटी इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन, अमंगस्ट अदर थिंग्स एंड लाइफस्टाइल आपको इससे मिल सकता है. इसके अलावा शी इज़ ऑल्सो अ सिंगल मदर, अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर. इनका ड्रामा गपशप के नाम से एक ऑनलाइन शो भी है जिसको ये होस्ट करती हैं. अस्सलाम वालेकुम राबिया. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं, यू नो शी इज़ अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट. She's working with not one, not two, but 3 organizations. Again, जादुई तिलिस्मी कोई काम हो रहे हैं यहाँ पे, हमसे एक शो नहीं होता और हम सोचते रहते हैं क्या करें इसके अलावा. And of course, you know, she also has an online avatar. इनकी e-magazine जो कि एक ब्लॉग से शुरू हुई थी, उसका नाम है Twinkle, which I think is a very cute name. हमारे साथ मौजूद हैं जहां आरा खान. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, how are you? बिल्कुल ठीक ठाक. और मोनोमैनिकली एक काम कर रहे हैं जिसमें अपने आप में बहुत सारी जिद्दतें हैं. हमारे साथ मौजूद हैं लाइफ कोच और माहिर नफ्सियात याह्या हुसैनी. बहुत बहुत शुक्रिया याह्या फॉर बीइंग हियर. आप मुझे ज़रा कंपनी दे रहे हैं. हम और आप एक ही काम करते हैं, सिरात मुस्तकीम पे गामज़न हैं, लेकिन हमारे मेहमान बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. सबसे पहले मुझे बताएं कि लोगों ने कहा, एंड आई वांट टू स्टार्ट विद द फिलॉसफी ऑफ इट, लोगों ने कहा ये गलत ट्रेन में चढ़ा दिया था सारी कम्युनिटी को ये कह के कि मल्टीटास्किंग कोई चीज़ होती है. आप एक वक्त में इंसानी जहन सिर्फ एक काम कर सकता है. व्हाट साइड ऑफ द डिबेट आर यू ऑन? I think somewhere in between. अच्छा, इंटीग्रेशन आपने कहा लाजमी है. अगर किसी ने एक काम अगर अचीव करना है और अगर वो उस पर फोकस करके चल रहा है तो इट्स फाइन. और अगर वो मल्टीटास्किंग करते हुए अगर उसका काम मुतासिर हो रहा है, हाँ, then maybe he is not of that kind. But if he is able to do multitasking and achieve more, then why not? Okay, so let's take it to Jahan. Jahan, probably because you're doing 3 different organizations. इसको इस तरह समझ लेते हैं कि जब एक बिजनेस या एक प्रोजेक्ट आपका थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है, when it's you know ऑटो पायलट पे चला गया है, that's when you should initiate another thing, या आपका क्या फॉर्मूला है?
You should initiate another project once the first one is stable. जब आपके पास एक ऐसी टीम हो जो कि उस प्रोजेक्ट को, जिनके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो और डेजिग्नेट कर सकते हो, और आपको पता है कि ऑटो पायलट के ऊपर भी चल सकता है, और एक सर्टेन टाइम है आपकी जिंदगी में जो कि आप उसको दे सकते हो. You can extract yourself from the heavy duty responsibilities. आपने लोगों को ट्रेन कर दिया है, डेलीगेट कर दिया है, लेकिन उसके लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम है जो हम एज पाकिस्तानीज नहीं कर पाते. दैट इज हायरिंग पीपल बेटर देन यू. राबिया, ये तो हमसे नहीं होता. हम अपने से बेहतर किसी को नहीं ला सकते टीम में. बिल्कुल, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था और आपने बड़ी सही बात बोली है कि इफ यू वांट टू सक्सीड, गेट पीपल हु आर बेटर देन यू और मोर टैलेंटेड, मोर इंटेलिजेंट देन यू. मैंने कोशिश की है कि उस चीज़ पे अमल करूं, एंड लेकिन आप सही कह रही हैं, होता नहीं है जनरली. लेकिन आई थिंक ये बहुत की है अगर आपने मल्टीटास्क करना है या आप बहुत सी चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी टीम बड़ी स्ट्रांग हो. ऑल्सो अ सिंगल मदर. तो एक तो होता है ना जब आप your partner is there, so they are आदी हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या उस पर आप रिलाई कर सकते हैं. काम को और पेरेंटिंग को साथ लेके चलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. सच बोलते हैं. देयर इज मेरे जहन में कोई क्वेश्चन नहीं, और मैं कोई सुपर वुमन बनना भी नहीं चाहती, ना कहना चाहती हूँ. मैं अपने आप को, वो सब औरतें जो सिंगल, इनफैक्ट वो पेरेंट हस्बैंड फादर्स जो सिंगल पेरेंट है, मैं उनको भी बहुत एडमायर करती हूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पेरेंटिंग इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. जहाँ नारा विल एग्री विद मी, इनके भी बड़े बच्चे हैं, तो अगर आपके साथ कोई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, बच्चों की बक झकझक में कोई आपके साथ है. यहाँ पे आपके ऊपर, स्पेशली बीइंग अ मॉम जिसके साथ बच्चे रह रहे होते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, और गिल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है. एक मिनट, आप बच्चे का कोई इवेंट मिस कर दें, PTM मिस कर दें, स्पोर्ट्स डे मिस कर दें, या बच्चा बीमार है और आप काम पे, हाफ ऑफ द टाइम मदर्स आर स्ट्रगलिंग विद गिल्ट. जहान, that's absolutely right. And I would say कि you are a super person. You have superpowers. If you want to work and if you want to have kids, तो you have to. बल्कि I would say कि जो mothers, single mothers तो खैर they have to work and they have to support their kids. लेकिन ladies who come from a family, they have husbands but they want to work, they have to understand that they have to build up superpowers if they want to work and they want to be a good parent. Because at the end of the day, you see, whether we are good professionally or not does not matter. लेकिन whether we are good parents or not, that's what really matters, because we've brought kids into the world और हमारी responsibility है. आपकी सबसे बड़ी तरजीह तो ये ना, वो कहते हैं ना, आपकी लाइफ एक, I was just looking at a meme yesterday, जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना, वो वेकेशन नहीं लेते, वो एक नए शहर में जाके अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं. उन्होंने कहा you don't really take vacation. ये बड़ी बात ज़हन में रखिए. There's a friend of mine who's right now traveling with a toddler. उसने कहा कि जी बस एक जगह से जाते हैं तो उसके खाने का टाइम हो जाता है, दूसरी तरफ जाते हैं तो उसके सोने का टाइम हो जाता है. आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. लेकिन अगर 2019 ने आपको कुछ सिखाया, यानी मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, मुझे कुछ सिखाया है, तो वो ये है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग अ लिटिल सेल्फिश. थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालना है. चलिए जिम्मेदारियां तो आप पूरी करते रहेंगे और दुनिया में आए ये काम चलते रहेंगे. अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल नॉट बिकॉज कि जी बच्चा इग्नोर हो रहा है, बल्कि ये है कि भाई मैंने फलाना रिश्तेदार को अपना लेट डाउन किया है, एंड यू मेड टू फील गिल्टी कि अपने काम पे फोकस करना है या इस वक्त ये काम करना गलत है. ऐसी फीलिंग्स को कैसे आप कॉम्बैट करें? बहुत मुश्किल है. अगर आप बिल्कुल ही अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो कि जी कोई भी इस तरह की जो थॉट है, जिस तरह से अभी कह रही थी कभी कि गिल्ट होती है अगर आपने अपने बच्चे की PTM मिस कर दिया. अगर आपने, अच्छा एक चीज ऐड कर दूं कि जो ना बीइंग अ फादर है कि देखें दोनों स्पाउसेस काम कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस होता है कि हमारे इस सोसाइटी में नहीं दुनिया भर में कि जो बेड अर्नर का टाइटल है ना वो मिलता है मेल को. सही. नो मैटर हाउ मच और wheresoever the woman contributes financially, वो जो है ना इसको एक सपोर्ट वाला इसको एक टाइटल मिलता है. I absolutely agree with you. With all due respect, हम वैसे बड़ी यहाँ पे कॉमिकली बात कर जाते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर में कि जी आदमी तो बड़े बेहिस होते हैं, उनको सेंसिटिविटी नहीं होती. ऐसे स्ट्रगल करती हैं कि यार आई वर्क सो हार्ड, व्हाई इज इट टेकन जस्ट एज अ हॉबी, कि ये तो उनकी लाइफस्टाइल हॉबी है, करना चाहें करें, नहीं करना चाहें ना करें. बट थिंक अबाउट द अदर साइड. आई मीन इफ अ मैन इज वर्किंग एंड इज कॉन्स्टेंटली टोल्ड कि आपका कोई प्लान भी नहीं है, आपने जब से कमाना शुरू किया है until your grave आपने काम ही करना है. That's a lot of responsibility, right राबिया? बिल्कुल. एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे जरा बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जरीन जुबैर बात कर रही हूँ कराची से। जबरदस्त। जरीन, कैसी हैं आप और आपका दिन कैसा गुजरा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है। आई एम लेट 50s। मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि देखिए मॉर्निंग शोज में भी अब ये ऐसे टॉपिक जैसा से कल आपने इमोशनल ब्लैकमेलिंग का लिया जी, फिर आज अब मैं समझती हूँ शायद मैं आज की औरत थी जो मैं पहले पैदा होगी, मैं हर एक से कह रही थी हर चीज करो लेकिन बैलेंस के साथ। बिल्कुल, कोई भी चीज छोड़ो मत। अब पहले हमारे जमाने कहते थे पढ़ाना तो हमें है ही नहीं, क्या तुमको जॉब करनी है? ये गलत बात है। पढ़ाना, एक औरत को पढ़ाना पूरे खानदान को पढ़ाना है। इसी तरीके से अब देखें, मेरे बेटे हैं लेकिन मैं उनको इतनी ज्यादा कहती हूँ देखो तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारी पढ़ाई, तो मतलब जैसे कि घर फैमिली लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हैं, इस तरीके से घर जरीन जी। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि पहले खवातीन अगर जो भी लिमिटेड प्रोफेशंस में अगर रसाई होती थी, डॉक्टर होती थी, नर्स होती थी, टीचर्स होती थी, या किसी सिविल सर्विस के इदारे में भी काम करें, लेकिन जो हमारा फैमिली एस्पेक्ट था, मिसाल के तौर पे रिश्तेदारों से मिलना जुलना, घर में तकरीबात करना, पड़ोसियों के लिए वक्त निकालना, मुझे लगता है पिछली जनरेशन में ये बैलेंस बेहतर था। अब हमारे पास तमाम गैजेट्स हैं, टूल्स हैं, लेकिन हमारे पास वक्त ही नहीं है। तो क्या हम वक्त को सही इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए अपना अपना कंसेप्शन है। हमारे जमाने में ना आप जैसे से कह रही हैं कि करियर औरत के लिए बिल्कुल वो था, मैं उससे कहती थी काश कि मुझे भी आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में जाने का मिल जाए चांस। अब देखे हैं, अब ये वही जो बैलेंस, जो आज का टॉपिक है ना, बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। आप हमेशा ओपन रखें। अब जैसे पहले सांसें इतनी अच्छी नहीं थी, मैं ही तो एक सांस जू जाती थी तो मतलब मैं तो ये कहती हूँ हर वक्त पॉजिटिव रहो। देखिए उस जमाने में भी हमने चले तालीम का नहीं था तो मैंने होम इकोनॉमिक्स से पढ़ा, अब उस वक्त की जो तालीम है मुझे अभी तक काम आ रही है। थैंक यू सो मच जरीन जी कॉल करने के लिए। आपका बड़ा जबरदस्त मैसेज है और अल्लाह मियां ऐसी खुशबाश पॉजिटिव साथ सबको दे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि खवातीन, अच्छा ये मजाक की बात नहीं मैं करी राबिया जी और जहां आ रहा, हमने एक स्टडी किया था और उसमें हमने देखा कि लड़कियों का एक वर्क एथिक चल रहा होता है, वो काम पे जितनी कॉन्सेंट्रेशन कर रही होती हैं, यकायक उनकी जब मंगनी होती है तो दे अदर डिसीजन मेकर्स हु कम इनटू द सिनेरियो कि जी होने वाला हस्बैंड क्या सोचेगा। So we initiated a program called Not Without My Mother-in-Law and this was done to actually take them in the MWIT कि कोई भी अगर उनके खदशात हैं, कोई ट्रस्ट गैप्स हैं, कोई कॉन्फिडेंस गैप है तो उसको फुलफिल किया जाए कि जी बच्ची लेट होगी तो कैसे आएगी ट्रांसपोर्टेशन। आप क्या समझती हैं कि सपोर्टिव इन-लॉज का, नॉट जस्ट द हस्बैंड, सपोर्टिव इन-लॉज का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है इन क्रिएटिंग दैट बैलेंस? बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि आपको फिर एक तरफ से सुकून हो जाता है कि अगर आप लेट हो जाएं, कोई एकदम से मीटिंग हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, कोई भी हो, तो आप पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है कि आपको घर पे इस टाइम पे पहुंचना है, सवाल जवाब होंगे, आप कंफर्टेबली अपना टाइम ऑफिस पे या जो भी आपकी मीटिंग है उस पे कर सकते हैं। एब्सोल्युटली एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा जी, हमने भी बैलेंस क्रिएट करना होता है। ब्रेकिंग न्यूज आई है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यूज एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे जी कि आपकी सपोर्टिव अगर फैमिली हो, दैट नेटवर्क, एवरी वर्किंग वुमन, एवरी एम्बिशियस वुमन और मैन या जिसने अपनी ज़िंदगी में सक्सेस देखी आपको बता सकता है कि ये रिश्ते, ये फैमिली सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ये सपोर्टिव एक हद तक होगी, यानी आप इमरजेंसीज में अगर जा रहे हैं तो द वाइफ और द फैमिली अंडरस्टैंड्स कि येस दिस इज़ वर्क एंड दिस इज़ बियॉन्ड एवरीथिंग। इन द लाइन ऑफ ड्यूटी हम देखते हैं सोल्जर्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, बी इट बी एनीवन, अब तो कोई 9 to 5 का कॉन्सेप्ट नहीं रह गया, तो आपको वक्त अपने काम को ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन क्या वो हद है जो क्रॉस अगर हो जाए तो उसके बाद आप कहते हैं भाई ये तो सैटेलाइट अब्बू बन गए या फिर वीकेंड अब्बू बन गए, नज़र ही नहीं आते घर में। ये एक बड़ा अहम पहलू है, लेकिन इस पे बात करने से पहले पब्लिक ओपिनियन क्या है वो आपको दिखाते हैं। गलती तो इंसान हमारी ही है ना, ज़्यादा बाहर रहते हैं, घर में आते टाइम देने से बच्चों को सारे काम वही करती है, करके परेशान रहती है। टाइम पे जाना जरूरी है, लेकिन कितना भी आप कर लो खवातीन के गिले शिकवे खत्म नहीं होते। उनके जब रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो हम उनको टाइम नहीं दे पाते, लेकिन वो हमारी मसले मसाइल तो समझ नहीं पाती। वो समझती हैं कि बस हम कोई मजे करने जा रहे हैं बाहर, जो तैयार होके जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं, ऐसे ही है। एक आदमी थका रहा जब घर पहुंचेगा उसमें तो आदमी का मूड बिल्कुल नहीं होता। अब बीवी रोजाना तो उसको नहीं कहना चाहिए, हफ्ते में एक बार जब वीकेंड
वीकेंड है या जाना चाहिए, फिर उसको अपने बीवी बच्चों को टाइम देना चाहिए लाजम, लेकिन आम दिन में उनको भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। हर इंसान के घर का है। अभी हम घर से बाहर निकलते हैं तो घर वालों को सुकून के लिए निकलते हैं ना, कुछ कमाएंगे तो उनको आराम देंगे, उनको सुकून देंगे, ऐसे थोड़े लोफर के जैसे बाहर निकलते हैं। तो घर वाले ये कंप्लेन करते हैं कि बहन को टाइम नहीं दिया जा रहा, ये होती है नॉर्मल, लेकिन ये है कि हर बंदा जो है या घर अहले खाना जो है वो अपनी मसरूफियात निकाल ही लेते हैं, वो अपना टाइम पास कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से। होता है कभी कभी, जैसे कभी ज्यादा टाइम बाहर गुजार लिया हो तो जाहिर सी बात है जो अल्लाह ने बेगम दी है, ठीक है, अब जब वो अपना घर छोड़कर आई है तो ऑब्वियसली उसकी हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसे वक्त दें, कुछ एक्टिविटी का एक हिस्सा जो है अपनी बेगम को भी बना लें तो थोड़ा सा टाइम उसे भी मिल जाए। माँ सदके कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं ना, यानी पहले नहीं पता होता, पहले आपने 9 to 5 काम करना है, मर्द हजरात का वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा अच्छा, उनको वीकेंड पे पता है कब बॉयज नाइट होनी है, कब उन्होंने जाके दोस्तों में थोड़ी देर बैठना, भाई बाहर निकलूंगा फ्रेश होने के लिए तो करना पड़ेगा। ये याया साहब सुनने आपकी बिरादरी क्या कह रही है, नोट कर रहा हूँ। आप क्या कहते हैं? ये वैसे दोनों तरफ है मिसट्रस्ट। जब मर्द हजरात बाहर जाते हैं तो घर में बैठी हुई खातून जो अगर अपनी सिचुएशन से उकता गई है तो कहती है कि जी आप तो निकल जाते हैं, आपको क्या पता पीछे कितना बवाल है। जब वो ऑफिस से थका मारा आता है या फिर प्रॉब्लम वहां पे फेस करके मर्द हजरात वापस आते हो, कहते तुम्हें क्या पता घर में आराम से बैठी हो, बाहर कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। इस डिस्ट्रस्ट को कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए बड़ा नेचुरल सा एक फिनोमेना है कि देखिए अगर हम अपने एक दिन को डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों के अंदर, हाँ जी, 8 आवर्स ईच के हिसाब से 24 आवर्स, एक आपका हो गया वर्क लाइफ, एक आपके ऊपर है सोशल एंड फैमिली ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, एंड द थर्ड वन इज ऑफ कोर्स योर ओन टाइम विच इज ओनली स्लीपिंग। देखिए जिंदा रहने के लिए 8 घंटे स्लीप चाहिए, तो अपने टाइम में मैं सिर्फ सो सकती हूँ, ये क्या बात हुई? अब ये जो वर्क लाइफ वाला और जो सेल्फ वाला इसको निकाल दें तो ये जो रिमेनिंग वाला आ जाता है ना, हम उसमें भी जो है ना मी और वर्क और सेल्फ जो है ना कहीं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। नो बट द वर्ल्ड नाउ इज टॉकिंग अबाउट, पहले तो जी आपको 2-3 नई लेटेस्ट स्टडीज बता दें, कहा जाता है 35 साल से उम्र अगर आपकी ज्यादा है तो आपके लिए दिन में सिर्फ 4 घंटे, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन आपको काम करने चाहिए, और इससे भी ज्यादा आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो ये 8 घंटे वाला डे ना रखें, अपनी लाइफ को ऐसे प्लान करें, आगे देखें कि आपको दिन में 4 या 5 घंटे काम करना पड़े, जिसको अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनली अपना रही हैं। ये और बात है, वो कहती हैं कि जी ऑफिस से निकल जाओ लेकिन लैपटॉप के जरिए हमसे ये हो भी रहा है या ये सिर्फ खलाई बातें हैं? नहीं बिल्कुल हो रहा है। हाँ। और ये इट्स इजियर सेड देन डन। जैसे आप इन्होंने याहिया ने कहा, सही कहा कि 8 घंटे काम, लेकिन वो 8 घंटे काम नहीं होता ना। यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू गेट रेस्ट, आपकी कम्यूट है, उसी तरीके से आपकी वापसी का कम्यूट है, तो आप समझो 12 से 13 घंटे तो सिर्फ आपका जो ऑफिस है वो ले लेता है, और उसके बाद आप वापस आ रहे हो, फोन आपका चल रहा है, ईमेल आपका कॉन्स्टेंटली चल रहा है, तो वो वर्क समहाउ आपकी प्राइवेट लाइफ के अंदर आता ही आता है। आप ये छोड़ें कि फोन वगैरह चल रहा है या नहीं, राबिया जी हम वापस आने के बाद वेयर इज दैट स्विच इन माई माइंड विच आई कैन टर्न ऑफ एंड मैं काम के बारे में कुछ ना सोचूं। अगर कल आपकी कोई डेडलाइन है, आप बड़े अच्छे लोग आपने हायर किए हैं, आप उनको देकर भी आ जाएं, वापस आके यू हैव दिस टेंडेंसी, यू वांट टू चेक अप, यू वांट टू नो। आपको पता है बाहर तो अब उन्होंने रूल्स बना दिए हैं कि वीकेंड पे एक दूसरे को आप काम से रिलेटेड ईमेल नहीं कर सकते, आफ्टर आवर्स ईमेल कर ही नहीं सकते। वेकेशन पे गोरा जाता है, वो कहता है डू नॉट टच मी, हमारा बॉस तो कहता है कल के आते आज आ जाओ, 2 घंटे तो छुट्टी कर ली तुमने, काफी नहीं है? सही बात है। जी राबिया, स्विच कहाँ है हमारा, बंद कैसे करें उसको? मतलब रियलिस्टिकली स्पीकिंग आई थिंक ये स्विच नहीं एग्जिस्ट करता, ये सिर्फ किताबों में है। हाँ। आजकल की जिस तरह की जिंदगी है, जिस तरह की डिमांड्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये स्विच एग्जिस्ट करता है या कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इट डिपेंड्स। अगर आप वो काम कर रहे हैं जिसमें आप खुश हैं, जो आप इंजॉय करते हैं, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस। लेकिन अगर आप वो काम कर रहे हैं जो काम है आपके लिए, जो मजबूरन करें, फिर ये शायद स्विच होना जरूरी है। अगर आपका काम आपको खुशी देता है। अगर लाइफ साइकिल्स, जैसे एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लोगों से करती हूँ, आई वाज ट्रेनिंग लाइफ काउंसलर्स एंड स्टूडेंट काउंसलर्स, तो हमने कहा ये तो बड़ा आसान है ना कि एक बच्चे को पता है उसने डॉक्टर बनना है, तो आप उसको सही गाइड कर दे, बेटा ये 4 कॉलेजेस का ऑप्शन है, यू कैन मूव अहेड। बट द किड हु डज नॉट नो, एक बच्चा जिसको नहीं पता कि वो किस फील्ड में जाता है, तो हम उसके साथ ज्यादती क्या करते हैं, हम उसे कहते हैं बेटा तुम्हारा शौक क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे शौक हो सकता है गाने का, बट विल दैट बी माई प्रोफेशन एंड माई पैशन फॉर ईयर्स टू कम, इज अ क्वेश्चन आई नीड टू सॉर्ट ऑफ आस्क। लाइकवाइज आप एक काम करिए जो
जो आपको बहुत पसंद है, बट टुमारो लाइफ इवेंट्स चेंज, यू नो यू हैव अ चाइल्ड और यू नो यू हैव एन एलिंग पेरेंट जिनका ख्याल आप ही ने रखना है, तब इस बात से कतई नज़र कि आपको अपना काम कितना पसंद है, वर्क लाइफ बैलेंस में शिफ्ट तो आएगा। बिल्कुल आएगा जी राबिया। फिर आई थिंक आपकी सोसाइटी को, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को, आपके हाउस का जो स्ट्रक्चर है उस सबको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान अकेले ये नहीं कर सकता। आपकी सोसाइटी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिव होनी चाहिए कि आप घर जाके जवाब नहीं दे सकते ईमेल पे। अब देखिए व्हाट्सएप, यू आर अवेलेबल टू योर फैमिली, टू योर वर्क ऑल द टाइम। आप छुटकारा कैसे पाएंगे? आप कैसे वो स्विच ऑफ करेंगे? मुझे बताएं। मैसेजेस आए हुए हैं, ठीक है, आप कितना भी बोल रहे हैं, एंड इट्स टेंडेंसी कि आप फोन उठाएं और आप चेक करें। अगर आप वो लाइन ड्रॉ भी करते हैं तो आपको वो लाइन ड्रॉ करने दी नहीं जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जहान, आप क्या कहेंगी लाइफ का कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, यानी ग्रीविंग? मुझे तो ऐसा लगता है कि अब रफ्तार और काम इतना तेज हो चुका है कि यू डोंट इवन गेट टाइम टू ग्रीव। कोई बीमार हुआ है, कोई रिश्तेदार की खुदा न खासा फौतगी हो गई है, यू नॉट गेटिंग दैट टाइम ऑफ वर्क कि आप अपने आप को दोबारा उस जोन में ला सकें। आपको ऐसा लगता है अपने आप को दोबारा उठाना है, एंड रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ यू स्टिल हैव टू परफॉर्म। ये कितना मुश्किल है? ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है फॉर ऑल ऑफ अस। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि आपको थोड़ा सा सेल्फिशली सोचना पड़ता है, स्पेशली व्हेन यू हैव सो मेनी थिंग्स ऑन योर प्लेट, बिकॉज एज विमेन, जैसे कि याहिया ने भी कहा कि आदमी को जो मेन ब्रेड अर्नर है वो कंसिडर किया जाता है, औरत को कभी भी वो नहीं कंसिडर किया जाता। जिस वक्त वो सिंगल पेरेंट होती है फिर भी उसके ऊपर बेतहाशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। घर को उसने देखना है, इन लॉज को उसने देखना है, अपनी फैमिली को उसने देखना है, सोशली पेरेंटिंग हर चीज़ उसने करना है। सो as a woman you need to learn to compartmentalize and to draw the line somewhere. You have to say, for example, when my kid was younger and I was working also, so I would say ke I would call my relatives and I would say मैं आज रात को नहीं आ सकती हूँ। I know आपने बुलाया हुआ, I would make that call. I'm sorry, my mother is coming, my father is coming, लेकिन मैं नहीं आ सकती हूँ because I just have this 3-hour window with my child and I cannot. अच्छा, शुरू में that used to be very difficult. It used to be taken as a कि आप अकेले हो, but then slowly and steadily everybody started realizing कि नहीं, काम भी करना है। My mother was very unwell, उनको भी देखना है। घर में I was the eldest. चैंपियंस कहते हैं ना एथलीट्स का, एक टाइम होता है आपका हार्ड ट्रेनिंग का, इवन व्हेन यू डूइंग ग्रेट थिंग्स, लेकिन जो जीनियसेस हैं, लोगों ने स्टडी किया लियोनार्डो डिविंची को और उनकी इनोवेशंस को, यानी ही वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इनोवेटिव मैन। सबसे ज़्यादा इन्वेंशंस और डिस्कवरीज उनके ज़ुमरे में आती हैं, लेकिन देखा ये गया कि जितना टाइम वो काम करते थे उससे ज़्यादा देयर वाज अ प्ले एंड रेस्ट पीरियड। हम इस बात में एज ह्यूमन बींग्स आज के ज़माने में, यानी 2019 ख़त्म होने को 2020 में, वी फील गिल्टी of actually doing nothing. हमें लगता है मिसाल के तौर पे काम से अगर वापस आए, now this is for example quality time with children, और इसका मकसद है उनको हम घुमाने लेके जाएं, उनके साथ बैठ के बातें करें। If you want to do nothing, यानी मेरी fondest memories, आप याद करें जी जरा बचपन में जब 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां होती थी, you had no plans, और वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज होती थी। सिद्रा, इसमें हमारा अपना भी बहुत कसूर है। हम अपने फोन से अपने आप को अनप्लग नहीं करते। Yes, absolutely. हमें ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं फोन में ऐसी क्या चीज हो जाएगी जो कि हम नहीं, दुनिया रुक जाएगी, किसी रेस में पीछे रह जाएंगे। You're right. You know what I do now? If I'm going out with my family, I'll switch off my phone. शाम का वक्त है, I know सब घर चले गए, जितना काम हाथ सोच, I'll switch off my phone and I will leave it at home. My mother used to do exactly the same thing. लेकिन you can do it. वो तो कहती थी, हम तो वो कहती everybody who matters is on this table. Is on this table. That's what I do. That's what I do. If I'm going out for a movie and my brother is with me, or if especially if my brothers or somebody is with me, or if I've gone out for dinner, my dad is with me or my mom is with me, I would put off the phone, I would leave it at home, and I would say, I'm going out with my father. If anything happens, my father is there. We don't even realize how disrespectful it is. हम ये बात करते हैं, पहले तो इस बात पर इस पे मीम्स बनती थी, इस पे मजाक किया जाता है कि 5 दोस्त बैठे आपस में बात नहीं कर रहे, तस्वीरें ले रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं, बट इट इज एक्चुअली डिसरिस्पेक्टफुल। नाउ आई वांट टू आस्क ऑल 3 ऑफ यू कि जिंदगी में जब गम का कोई वक्त आए, समथिंग वेरी अपसेटिंग, इफ यू आर ग्रीविंग, मैरिज एंडिंग, लूजिंग अ फैमिली मेंबर, जो भी, बिजनेस बिकम्स अ फेलियर, उस हार्ट ब्रेक के आपको डील करने का क्या आपको वक्त से, यानी काम से छुट्टी लेने का वक्त मिला था? हाउ कुड यू डिस्टेंस योरसेल्फ एंड रियली जस्ट केटर टू योर हीलिंग? इज दिस पॉसिबल? यू वर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब आपकी दवा थी। हाँ,
चाहे वो मेरी मदर शी हैज बीन यू नो unwell for a very long time and constantly she has been unwell, या मेरी divorce थी, या other things that happened to me in life. Every time I've grieved, I've worked and I've worked very hard and that has been sort of like my medicine where Did you I ever have melt down, जहान यानी होता है ना कि आप Yes, I already do that. fragile feel कर रहे हो it happens. और काम का लोड आ जाए. I crash. I totally crash and I feel as if I can't do it anymore, and that's when I tell everybody okay, I can't, and I just go and lock myself in my room and I sleep. But and I why sleep do you till the work day- yourself to the point, to that brink of breaking down? I feel as if that helps me cope with everything that's going on in my life. You know, मुझे ऐसे लगता है कि I consistently make sure I give time to my child. I consistently make sure that I give time to my family. Then I give time for myself. I'm very selfish about my me time. For the last What do you do in 5 your me years, time? I read a book, I go out for a drive, I go catch a movie. Sometimes I love to eat Japanese and nobody loves to do that, so I go out and eat alone. हाँ, ये कितना empowering है. आप जरा imagine करें It's कि very आप difficult अपने to लिए begin कुछ with, खुद Sarah. करें. Half of the time I'm bullied into eating things I don't want to eat. I know. सिर्फ इसलिए क्योंकि consensus हुआ है जो जमहूरी इक़्तिदार है, सारों ने agree किया है democratically कि हम जा रहे हैं थाई खाने, and I don't want to eat Thai. वैसे उल्टा कह रही हूँ, Thai is what I love and nobody else कोई likes it. जापानीज नहीं खाता है सिवाय मेरे, और कोई नहीं जाता है, तो फिर मैं कहती हूँ एंड माय फादर सेज कहाँ जा, आई से प्लीज आज के दिन में नहीं. I will go. I will order myself a platter of California rolls and I will eat by myself. Amazing. I love you. You're my hero. या कितना वक्त मिलता है अपने आप को हील करने का, क्योंकि इस पे एक बड़ा मसला जो लोग कहते हैं टाइमलाइन कोई नहीं है. Some people may bounce back in a month, others may take 6 months. कोई लाइफ का ऐसा टर्निंग पॉइंट, टाइम ऑफ लेना चाहिए या काम करना चाहिए? देखिए मैं जहारा की बात से 100 नहीं 200% एग्री करता हूँ. देखिए इस वक्त एक रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ मैं. आई वॉज एट अ फ्यूनरल एंड लिटरली एवरीवेयर आई सॉ अराउंड मी कि every individual had a phone in their hand and they were either recording something or the other. हम कब्रिस्तान के अंदर हैं, मैयत पड़ी हुई है और जो है फोन्स किसी के रिंग हो रहे हैं, कोई व्हाट्सएप पे कर रहा है. यू नो लोग मिलते भी हैं गम के मौके पे या खुशी के मौके पे, यू नो, बट उस वक्त भी जो है जिस अभी हम फोन की बात कर रहे हैं, जो डिस्कनेक्शन की आपने बात की, डिस्कनेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है. आई थिंक जस्ट लाइक अ ड्रग्स में भी समथिंग एक कितनी एडिक्शन से हो गई है, यू जस्ट कांट गेट रिड ऑफ इट. अभी आपने बात कर रहे थे वर्क प्लेस को Even that experience, यानी हम जब जिंदगी से गुजर रहे हैं, सो मे बी देयर थिंग्स, जैसे आप रिकॉल करें आपकी फेवरेट मेमोरी, तो आपने कुछ देखा था. नाउ अनफॉर्चुनेटली started to recall it as pictures. क्यों? क्योंकि हम कॉन्सर्ट में गए, हम उसकी वीडियो बना रहे थे, हम किसी शादी में गए, हम वीडियो बना रहे थे, हमने बर्थडे सेलिब्रेट की, हमने तस्वीर लेनी है. वी आर ओनली सीइंग लाइफ थ्रू दैट लिटिल लेंस. एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. मैं लाहौर से सना बात कर रही हूँ. क्या हाल चाल है सना आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाए, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. जी जनाब, आप बहुत अच्छा जो है प्रोग्राम करती हैं, और जो है यही मैं सबको कहना चाहती हूँ. देखें, मैं सबको टाइम देती हूँ और फिर लोग कहते हैं बहुत फारिग है ये तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करती हैं और ये वो. अब मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड करना छोड़ दिया क्योंकि वो मेरे लिए टाइम नहीं निकालती, तो इस वजह से क्या जो पुरखुलूस ना हो ना, वहाँ तो बाउंड्री ड्रॉ करनी चाहिए. लेकिन सना मुझे ये बताइए, सबके लिए वक्त निकालती हैं, अपने लिए वक्त कैसे निकालती हैं? अपने लिए फिर मैं अपने शोहर को वो जो है उनके लिए अब अच्छा सारा प्लान करती हूँ, उनका पूरा टाइम टेबल प्लान करती हूँ. और फिर जब वो शाम को आती हैं, वो मुझे जब टाइम देते हैं अपनी फैमिली को, बल्कि अपने पेरेंट्स के पास पूरा घंटा 2 घंटे बैठकर. सना कभी बुरा लगता है कि आप लोगों के लिए इतना कुछ करती हैं और शायद लोग उस तरह से आपके लिए कोई सरप्राइज, कोई चीजें प्लान ना कर रहे हों? मैं यही तो बता रही हूँ, मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि वो मेरे लिए इस तरह नहीं कर पाते. क्योंकि मैं सबके लिए बहुत अच्छा प्लान करती हूँ. मैं कहती हूँ, एफर्ट करती हूँ कि भाई वो लोग मेरे लिए भी इसी तरह सोचें. मेरी बच्ची, मेरा पहला बेटा हुआ था, वो फोत हो गया, तो इस वजह से जो है ना मेरी बेटी हुई है. तो आप सब कहते हैं शायद ये फारिग है तो ये अपने बच्चों के साथ नहीं हुई, हमारे साथ रहना चाहती है. सना मैं आपको बताऊँ, आप एक सरप्राइज प्लान करती है ना बहुत डिटेल में, एक दिन अपने लिए ऐसे प्लान करें, अपनी बर्थडे के लिए प्लान करें कि उस दिन आप स्पा जाएंगी, आप अपना फेवरेट खाना खाएंगी, अगर आपने कोई मूवी आपको पसंद है अपने लिए करें, छोड़ दें सारों को.
जी ये सेकंड मेरी बर्थडे भी गुजरी है 2 नवंबर को, तो मेरे शोहर ने ये प्लान किया था जो आप बता रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा था। चलें, ग्रेट, थैंक यू सो मच सना फॉर कॉलिंग इन, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। बट दिस गिव एंड टेक बैलेंस इज ऑल्सो समथिंग वी शुड टॉक अबाउट। राबिया, हमारे यहाँ बहुत सारी खवातीन बड़े प्यार से लोगों के लिए चीज़ें प्लान करती हैं, हमारी अम्मियाँ हों, बहनें हों, पार्टनर्स के लिए लड़कियाँ करती हैं, एंड दे एक्चुअली फील अ लिटिल हार्ट ब्रोकन जब रेसिप्रोसिटी नहीं होती। आप उनको क्या कहेंगी? बहुत मुश्किल सवाल पूछे आपने मुझसे। इतनी अच्छी बात अभी हमारी कॉलर ने भी बोली और आप भी बोल रही हैं, इतना ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं जो बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए, लेकिन हम कभी रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते या उनको वो मिलता नहीं है। तो आई थिंक हम सबको इंडिविजुअली थोड़ा सा एफर्ट करनी चाहिए कि हम अपने आसपास लोगों को देखें जो कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा 10 चीज़ें नहीं कर सकते, 2 चीज़ें कर लें उनके लिए, जो उनको पसंद है। और जो लोग इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में से आगे जाके करते हैं, आई फील थोड़ा सा बैलेंस कर लें, 5 की जगह वो भी 3 चीज़ें करना शुरू कर दें। लेकिन सीधा मुझे ऐसा लगता है वो जो लोग करते हैं ना, उन्हें खुशी मिलती है इस चीज़ के करने से। लेकिन इसमें भी 2 तरह के लोग लगते हैं मुझे। हाँ। एक वजह से ओपरा विनफ्रे बड़ा मशहूर कहती हैं, व्हेन योर कप रनeth ओवर, आप दुनिया में वो बांटें जो पहले अपने आप को फुलफिल कर चुके हैं और एक्स्ट्रा है। जैसे बचपन में हम जब एग्जाम दे रहे होते तो कोई कहता है ना आपके पास एक्स्ट्रा पेन है, तो अगर एक्स्ट्रा होता है तो देते हैं, इतनी मोहब्बत में पागल नहीं हो जाते कि अपना पेन उसको दे दे और अपना इम्तिहान रह जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले अपने कप को फिल करें, और जब आप इस तरह से किसी और के लिए काम करेंगे, कुछ सरप्राइज प्लान करेंगे, फिर आपको वापसी की तवक्को नहीं होगी, फिर आप लैक ऑफ रेसिप्रोसिटी से दिल बर्दाश्ता नहीं होंगे। क्या कहती हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन सीधा ये करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ऐसा करना बड़ा मुश्किल है, तभी इसको प्रैक्टिस कहते हैं। आज आप हो सकता है फॉल्टर करें, लेकिन फिर दोबारा उठ खड़ी होंगी, हिम्मत से काम लें। लेकिन जरा जी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा खवातीन का खराब होता है या मर्द हजरात का, क्योंकि अभी तक हमने पब्लिक ओपिनियन में जो देखा वो बड़ा कंप्लेन करेंगे जी, बाहर बॉस की सुनो, घर आके बीवी की सुनो, कितनी हकीकत है इसमें, जरा बात करते हैं ब्रेक के बाद। कौन है ज्यादा मजलूम, मर्द हजरात या खवातीन? किसका वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा खराब है? और शुरू में जैसे हम बात कर रहे थे, ट्रस्ट डेफिसिट है। घर में बैठी हुई खातून खाना कहती है आपके पास तो तमाम आज़ादी है, सुबह तैयार होते हैं, निकल जाते हैं, पीछे नहीं सोचते कि खाना क्या पकना है, किस तरह काम होने हैं। मर्द हजरात कहते हैं तुम्हें सुननी पड़े ना बॉस की इतनी ज्यादा, और इतने ज्यादा लोगों के साथ काम करना पड़े, कभी अपने दिल को मार कर, कभी कुछ कर कर, तो मैं तुमसे पूछूंगा। सो माई क्वेश्चन याया इज, हु हैज अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, मेन और वुमेन? देखिए जनरली ये जो जंग है ना, इसकी मुझे वजह समझ नहीं आती, ये है ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। अगर हम पूछे ना व्हाई डू पीपल डू व्हाट वी डू, तो इसका तो मुझे कभी समझ नहीं आया। देखिए एक कैटेगरी है जब वन पर्सन इज वर्किंग एंड द अदर पर्सन इज बीइंग निग्लेक्टेड, ए। बी, इफ दैट पर्सन इज इन बिटवीन वर्क और हैज अनफॉर्चुनेटली सर्कमस्टेंसेस नहीं है, काम नहीं है, तब भी जो है ना वो नेग्लिजेंसी और जो है ना वो एक जो रिलेशनशिप में मसाइल होते हैं तब भी आ रहे होते हैं। तो यानी कि मसाइल दोनों वे नजर आ रहे हैं, चाहे उनकी सेल्फ वैलिडेशन या नीड फॉर अटेंशन को साइड पे रखते हुए आप इंडिविजुअली अगर दोनों ग्रुप्स को देखते हैं तो खवातीन अपना बेहतर ख्याल रख लेती हैं या मर्द? मी टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस इस उम्र में। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए मेरे ख्याल से लड़कों को जो है ना बाहर जो है ना, क्योंकि वो ज्यादा सोशली एक्टिव होते हैं, तो उनको जो है चाय सिगरेट वगैरह पे दोस्तों के साथ जो है मिंगल करके उनको शायद उनको एक रिलैक्सेशन वाले उनको एक ब्रीदर मिल जाता है उनको। खवातीन जो पेरेंटली जो घर पे रहती है, शायद जो बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाती, शायद उनको वो वाला ब्रीदिंग स्पेस या थोड़ा कम मिलता होगा। मुझे लगता है ये जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं दैट इज अबाउट इमोशनल डिटैचमेंट। कोई भी मसला या इशू अगर आपकी लाइफ में है, खवातीन की एक टेंडेंसी है कि हम उसके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं। हम चाय की प्याली पे भी उसके बारे में सोचेंगे, बाहर शॉपिंग पे भी चले जाएंगे तो उसके बारे में सोचेंगे। मर्द हो या औरत, वो शख्स बेहतर लाइफ बैलेंस क्रिएट कर पाता है जो मसलों को मसले की जगह छोड़कर उससे डिटैच हो सके। राबिया, ये खवातीन के लिए मुश्किल क्यों होता है? आई थिंक अल्लाह ने थोड़ा बनाया ऐसा है और कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है हमारा, वो भी है। लेकिन जैसे अभी याया बात करते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि मर्द बाहर निकल के थोड़ा सा उनको एक ब्रेक मिल जाता है, और तभी मैं सोची थी लेकिन औरतों के ऊपर ये नहीं होता। आपको जॉब भी करनी है,
आप माँ भी हैं, आप बहू भी हैं, आप बेटी भी हैं, आप बहन भी हैं। मुझे ये भी आपको लगता ये है सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। जो आपका वो अवे टाइम है ना कि आप उससे डिस्कनेक्ट, उसकी कल्चरल एक्सेप्टेंस फॉर अ मैन ज्यादा है। हाँ। यानी मर्द को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि सेफ्टी रात के 10 बजे भी वॉक पे जा सकता है, खातून नहीं जा सकती, पब्लिक अफेयर्स उसके लिए कम होते हैं। जहां आप समझती हैं कि ये प्रॉब्लम बनता है हमारे लिए? एक्चुअली मेरे हिसाब से सिद्रा, सोशली आदमियों के लिए ये एक्सेप्टेबल है कि वो काम करते हैं तो वो बहुत बिजी हैं और उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मियाँ और बीवी, जिस तरीके से अभी हम सुन रहे थे कॉलर्स का भी और जैसे आप सवाल भी पूछ रहे थे, अगर हस्बैंड ये एक्सेप्ट कर ले कि जो मेरी बीवी है घर पे, उसके ऊपर भी मेरी तरह बहुत प्रेशर है, उसने अपने इन लॉज को भी देखना है, उसने कुकिंग भी करनी है, उसने ग्रोसरी भी करनी है, उसने बच्चों को भी देखना है, और अगर बीवी ये समझ ले कि मेरे हस्बैंड भी जो है वो सारा दिन काम करके आया है, और अगर वीकेंड्स के ऊपर दोनों एक एफर्ट करके एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम ऑफ दे दें, तो जो एक बिकरिंग है ना वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हमारे कल्चर में इट्स एक्सेप्टेबल कि आदमी को रेस्ट की ज़रूरत है, वो घर आएगा वो कुछ नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली उसके बाद ऑटोमेटिकली औरत में रिजेंटमेंट पैदा होती है। चाहे वो काम करके आई है, आप ये चाहे वो घर पे देखिए ना, हर एंगल से आप फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, अगर वो शादीशुदा नहीं भी है, अगर आपके घर में बेटा और बेटी है, आप बेटी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पढ़ाई से ब्रेक लेके घर वालों को चाय भी बना दे, खाना भी दे दे। बेटा है तो वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है। मैं कहती हूँ उसके हाथ में दीजिए और पूछे कि कुछ कपड़े भी उठा लो, उसका कमरा भी साफ कर दो। अम्मी ये एक फौज है जो उसकी लुक आफ्टर करे। स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, जी बारिश हो जाए, मौसम अच्छा है तो सारे मोहल्ले के लड़के अपने टेरेसेस पे, छत पे, बनियानों में आ जाते हैं उसको एंजॉय करने के लिए। खवातीन बेचारी फिर शर्मा शर्मी में अंदर पकौड़े बना रही होती है। एंड यू नो it's difficult for them to go out also unless and until उनका भाई या उनका बाप या उनकी माँ लेके नहीं जाएगी, and nobody will make that effort। कोई ये नहीं सोचेगा कि इनको बहनों को भी या अपनी बीवी को भी, उसको भी हम थोड़ी देर के लिए ले जाएंगे। अभी न्यू ईयर आएगा तो हम एक रिपोर्ट जरूर देखेंगे, मन चलो ने खूब एंजॉय की न्यू ईयर लाइफ। ये खवातीन उसमें भी कहीं जिक्र नहीं होता क्योंकि वो मन चले ही निकलेंगे। या व्हाट डू यू से? मैं बहुत परेशान होता हूँ even if you are with your family or even if you going out alone, जो है ना, मतलब कि आपकी गाड़ी के पास जो ना ऐसे जो नौजवान जो है ना, मैं उनसे खुद परेशान होता हूँ। वो ऐसे जो है ना साइडों से जो है ना, खासतौर पे ये डिफेंस लिफ्टिंग जो है सीवी बस ऐसे आपकी गाड़ी के पास गुजर रहे होंगे। बल्कि वीडियोस हमने देखी होंगे वायरल होती है, वो बकायदा जो है ना बड़ी शरारतें कर रहे होते हैं, वो पटाखे भी आपकी गाड़ी के अंदर डाल रहे होंगे, बड़ी बदतमीजी, बड़े बदमजी हो जाती है। बार बार जो है रियलाइज के एक्सीडेंट हो सकता है उनका भी, गाड़ी वाले का भी। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम हमेशा एसोसिएट करते हैं इस तरह के फोरम पे, लोगों ने हमसे कहा कि सलाह देना बड़ा आसान होता है कि आप मी टाइम कर लें, बिकॉज यू नो बच्चे हैं, चीज़ें हैं, सब कुछ छोड़ के आप अपने लिए वक्त निकालें। लेकिन हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन ये है कि ये मी टाइम का मतलब है बहुत सारे पैसे खर्च कर दें, या तो शॉपिंग में या किसी रेस्टोरेंट में या किसी सैलून में। अगर ये वसाइल ना हो, राबिया, एनी आइडियाज़ फॉर मी टाइम एट अ बजट, ऑन अ बजट? अगर आप किताब पढ़ते हैं, मुझे बहुत पसंद है, मैं तो अपना चॉकलेट या अपना कोई भी कॉफी का मग या अपनी कोई निम्को ही लेके बैठ जाऊंगी, किताब खोलूंगी, उमेरा अहमद, आई लव हर, आई विल रीड इट। और मुझे लगता है सिद्रा, सिर्फ एक चाय का कप, जैसे आजकल मौसम इतना अच्छा, आप बाहर बैठ जाए, हवा चल रही है, अपनी थॉट्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचें, दैट्स आल्सो मी टाइम। और म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक सुन लें। हाँ, आपके पास, अच्छा मेरी हर चीज खाने के गिर्द होती है, तो यू नो कोई भी खाने की जो मजे की चीज है उसको बैठ के आप म्यूजिक सुन रहे हैं, अपना फेवरेट ड्रामा देख रहे हैं। देयर इज नो। राबिया, मुझे ऐसा लगता है हम भुलक्कड़ भी बड़े हैं, यानी भूल जाएं वो वक्त के अभी जिस तरह हम पैसे वैसे कमा रहे हैं तो अपने पैसे को पूछता नहीं कैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन हर दफा 5000 रुपीज का फेस मास्क नहीं लेते थे, पहले वो नींबू और हनी मिलता था वही लगा लेते थे। दैट वाज मी टाइम। यू नो अपनी किचन सिद्रा, जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए लग्जरी है कि उनको मिल जाए टाइम कि वो अपने फेस के ऊपर कुछ लगा सके, या एक आराम से दे कैन टेक अ शावर, दे कैन टेक अ बाथ। यहाँ ड्रामे की किस पूरी है, बंदा बजाय से कि 2-3 आवाजें आ रही होती हैं, चाय बना दो, फलाना कर दो, खाना प्रोसेस है ना कि आप जाके वो मास्क बना रहे हैं, वो भी मी टाइम है। वो भी आपका, यू नो, आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपनी मसरूफियात से कि नींबू निचोड़ रहे हैं, दही डाल रहे हैं, फिर बैठे उसको लगाएं। For me, this is all मैं कहती हूँ उसके अंदर जो एक्चुअली काम करता है ना चीज, वो ये है कि 5 मिनट कुछ और किए बगैर और मुंह बंद करके चुप करके बैठना है। चैलेंज तो ये है ना, चैलेंज ये है। चैलेंज ये नहीं कि मास्क बनेगा कैसे, फोन को हाथ नहीं लगाना, सामने हाथ है, लेकिन हिले तो मास्क
क्रैक कर जाएगा। बिल्कुल, कुछ ना कर सके ना तो घर में जो 2-3 इंग्रेडिएंट्स उनको फेंटें और मुंह पे लगा दें। दैट इज एक्सीलेंट मी टाइम। लेकिन ये चीजें आप कॉलेज लाइफ में बड़ी अपना ख्याल भी रखते हैं। जैसे जैसे लोग कहते हैं ना शादी हो गई, बच्चे हो गए, women stop doing that. Why do we stop making an effort? I think अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है सिद्रा। Okay. अब चेंज हो रहा है। अब I see more and more women with older kids and more balanced career. They're taking care of. They spend money on their selves. सिर्फ पैसे भी, टाइम भी, एक्सरसाइज करेंगी, डाइट का ख्याल रखेंगी, स्किन के बारे में, अपनी जहनी तौर पे भी कि ये नहीं मुझे इस चीज, मुझे जैसे बहुत हो गया है, लोग अब टॉक्सिक लोगों के साथ बात नहीं करना चाहते। अच्छा, समटाइम्स यू रियलाइज इट टू लेट। मैंने अक्सर लोगों को ये भी देखा, और एक आप फिनोमेना अगर देखें, पीपल वर्क देमसेल्व्स क्रेजी, फिर अचानक से खुदा ना खासा ये होता है या तो आपको वो कंपनी या कोई लाइफ सर्कमस्टांसेस आपको ले ऑफ कर देते हैं। That's when people start. It's a blessing in disguise क्योंकि आप अपना पैशन उस वक्त परस्यू करने लगते हैं। Very dear friend of mine was a corporate slave for the longest. अच्छा जी, उसके perks ऐसे चीजें हैं कि आप उसमें उस grind में रहे। For whatever reason, that relationship ended and now she started a blog. Then you start focusing कि अच्छा यार एक्सरसाइज भी करनी है, बैठे वेट बढ़ा लिया है, बालों का भी ख्याल कर लो उसके। Why do we wait for that, जान? I guess we wait for that because we don't think of ourselves. हमें प्रोग्राम ही नहीं किया गया एज वुमेन टू थिंक ऑफ आवरसेल्व्स। हम वो कॉलेज का टाइम इसलिए एंजॉय करते थे क्योंकि वो हमारे लिए प्रिपरेशन टाइम था। हमें उस वक्त माएँ खाना भी सिखाती थी, ये भी बताती थी कि इन लॉज के साथ कैसे बिहेव करना है। गेम ऑफ अट्रैक्शन ना कि प्यारी लगूंगी तो लोग देखेंगे। उस वक्त पूरी कंसंट्रेशन आपके ऊपर होती थी बिकॉज रिश्ते, योर mothers want you to look the best, और वो सारा, तो that is why you think of that period as a happy period. लेकिन कभी वो हमें ये नहीं सिखाया जाता था कि शादी के बाद भी you should look after your husband, your in-laws, do your own thing, but look after yourself also. True. वो नहीं सिखाया गया था, वो कभी inculcate नहीं किया गया था। तो जब तक कोई ऐसा वाकया नहीं होता हमारे साथ, वो we don't go back to that. अच्छा, एक बड़ा important element before we wrap up the show, अभी तक हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने यंगस्टर्स की बात की, मिड करियर में जो लोग हैं उनकी बात की। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जिनके लाइफ एंड वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी कदरे कम हो गई हैं। जैसे जहान ने बहुत अच्छी बात की, अभी तक हमें सिखाया तो टीनेज के बारे में चाहता था, यंग लाइफ के बारे में, फिर चलें एक नेचुरल ट्रांजिशन है, घर है, बच्चे हैं, हस्बैंड है। व्हाट अबाउट हस्बैंड्स हु हैव रिटायर्ड? What about mothers जिन्होंने अब अपने बच्चों की शादियां कर दी हैं, वो साथ भी नहीं रहते, तो वो ग्रैंड चिल्ड्रन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं है। मुझे लगता है उनका वर्क लाइफ बैलेंस सबसे ज्यादा खराब है, बिकॉज दे वो एहसास कमतरी का भी और अकेले होने का, महरूमी का शिकार हो रहे हैं। अकेलापन बहुत फील हो रहा है। या बिगिनिंग विद यू, सीनियर सिटीजंस, पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अनसर्टेनिटी जो है एट इट्स पीक के ऊपर है। देखिए, द डे यू स्टॉप वर्किंग is the day you know stop getting the payroll. ठीक है, इस वक्त जो है पूरी इकोनॉमिक सिस्टम इस तरह से है, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक जो है ना कि you don't have a lot of savings to डिपेंड अपॉन। मुझे लगता है सेविंग्स और मईशत के अलावा या जो एक सोशल इंटीग्रेशन होती थी ना, यानी जैसे आपके पहले दादा या नाना होते थे, हम उनको रिस्पेक्ट इस बात पे भी करते थे कि यार इनका तजुर्बा बहुत है, ये गाइड करेंगे। आजकल की प्रोफेशनल और अदर फील्ड्स में उनका तजुर्बा मिसफिट हो जाता है, यानी कई चीज़ों पर वो कुछ कह नहीं पाते। हमने जो दादा या नाना होते हैं वो बेचारे बस 5 वक्त के रेगुलरली मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे होते हैं और उनको दुआओं के काम पे लगा देते हैं हम फिर कि जी फलानी चीज़ के लिए दुआ कर दीजिएगा, मेरा एग्जाम है दुआ कर दीजिएगा। बट व्हाट इज देयर लाइफ गोइंग टू बी लाइक वंस उनकी ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई हैं? फिर क्या करना चाहिए उनको? जहान, एक्चुअली उन्होंने सारी उम्र औरतों ने अपने घर वालों का ख्याल रखा हुआ है और आदमियों ने कमा के गुजारा हुआ है, और द लकी वंस हु हैव देयर फैमिली अराउंड, तो वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ थोड़ा सा हो जाते हैं। लेकिन जो अलग रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी उम्र, और स्पेशली हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में मी टाइम हैज़ बीन फ्राउंड अपॉन। ये अब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट अपनी ज़िंदगियों में लेके आया है, तो उनकी कोई ज़िंदगी कभी थी ही नहीं सिवाय रिश्तेदारों के, एंड मोस्ट ऑफ देयर ओन कजन्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर यूजुअली एलिंग, या फिर वो मुल्क छोड़ के चले गए, मोहल्ले दूर हैं। एग्जैक्टली, आ जा नहीं सकते, ड्राइव नहीं कर सकते, रात को नहीं ड्राइव कर सकते, नजर बिनाई का मसला है, तो उनकी कोई जिंदगी है ही नहीं। खाना पका दिया, खाना खा लिया, नमाजें पढ़ ली, उसके अलावा अपने बच्चों के फोन का इंतजार कर लिया। उन्होंने कोई अपनी, और हमारे
हमारी कंट्री में कोई ऐसा है भी नहीं कि कोई सीनियर सिटीजन्स के एक्टिविटीज में वो नजर आते हैं जो गिने चुने हैं, वो कहीं तंबोला नाइट में आपको या फिर कोई महफिल गजल में या कवाली सुनने जाते हैं। बट थैंक यू वेरी मच राबिया, जहां आरा एंड याया फॉर बीइंग है। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा आपको एहसास अपने वर्क लाइफ बैलेंस खराब होने का आखिरी एज में ही आता है, जब आपने अपने बच्चों से दोस्ती नहीं की होती और अब आप 7 साल की उम्र में अगर उनसे कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं तो ऐसा लगता है आप किसी अजनबी से बात कर रहे हैं। उनकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, उनकी हॉबीज क्या हैं, आपको कुछ नहीं पता होता। इसलिए जरूरी है कि अपने लिए, अपनी हॉबीज के लिए, अपने रिश्तों के लिए वक्त निकालिए और उनको नर्चर कीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।